हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीम निष्ठा। मैं विनोद शंकरन। मैं जानता हूं कि आप लोग सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हो सीडीएस टू 2025 के इंग्लिश के एनालिसिस के लिए। पहले पहले तो ये बता दूं, इस पेपर के बारे में आपका क्या राय है सर? तो मैं ये बताऊं, पेपर वाज फ्रॉम मीडियम लेवल टू डिफिकल्ट लेवल। वोकैबलरी बहुत अच्छी आ रही है। और कुछ मैंने जो ऑब्जर्व किया वो क्या है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को सेंटेंसेस में डाल के उसमें वर्ड रिप्लेसमेंट की भी, मतलब तीन चीजें एक साथ कर दिया गया है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब मिलाकर पहले 10 क्वेश्चंस जो मैंने सेट किए हैं उसमें पहला 10 क्वेश्चंस वैसे ही है। मतलब इसमें वोकैबलरी भी आपको आना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आना चाहिए और सेंटेंस के मीनिंग भी आना चाहिए, विच इज अ वेरी गुड वे ऑफ टेस्टिंग इंग्लिश। ठीक है, लेकिन हमारे लिए टफ भी हो जाता है। इस बार वाले में आपने जैसे भी किया है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही किया होगा, मेरे उम्मीद से बहुत ही अच्छा किया होगा। मेरे आशीर्वाद आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपने ठीक नहीं की भी किया हो तो चिंता करने की बात नहीं है। एक बार होलिस्टिकली पूरी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आकर मैं पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश, और पूरी तरीके से पढ़ा दूंगा कि होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज वगैरह सीखने के लिए। ये नहीं कि रट्टा मार लिया, वोकैबलरी सीख लिया, रट्टा मार लिया तो हो जाएगा, नहीं। रीडिंग भी आनी चाहिए, अच्छा खासा समझ आना चाहिए लैंग्वेज। जब तक लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तो एसएसबी निकाल नहीं पाओगे। तो एसएसबी निकालने के लिए शुरुआत ही यहीं से करना है। ठीक है, तो एनालिसिस में चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला 10 क्वेश्चन मैंने बताया जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, सेंटेंस के मीनिंग भी, और बाकी वोकैबलरी भी आपको आना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखना, इसमें था कि भाई एक अंडरलाइंड वर्ड है, या एक अंडरलाइंड वर्ड है, उस वर्ड के को आपको बदलना है। वो दिया हुआ वर्ड जो है वो सही नहीं है, उस जगह पे जो दिया हुआ वर्ड है वो सही नहीं है, तो उससे बेहतर वर्ड आपको सप्लाई करना है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। द अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज नेवरदलेस टुक अ बायलैटरल पोजीशन इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो इस सेंटेंस का नेगेटिव मीनिंग आ रहा है, पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है? सेंटेंस का मीनिंग तो पॉजिटिव आ रहा है सर, है तो अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, नॉनदलेस फिर भी, फिर भी टुक अ बायलैटरल पोजीशन इन द नेशनल इंटरेस्ट के चलते उन्होंने एक डिसीजन लिया, तो अच्छा ही डिसीजन लिया होगा। तो इसमें अच्छा वर्ड कौन है? लगता है कि सर इम्पार्शियल। लेकिन इम्पार्शियल का मतलब है कि मैं किसी का भी फेवर नहीं करूंगा, किसी का भी फेवर नहीं करूंगा। तो यहाँ फेवर करने का तो कॉन्टेक्स्ट में ही बैठेगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं नेशनल इंटरेस्ट में साथ मिलके काम करने को तैयार हुआ, तो इम्पार्शियल तो हो नहीं सकता। इंटरमिटेंट का मतलब है बीच बीच में होना। स्पोरैडिक, स्पोरैडिक और इनफ्रीक्वेंट, जो रुक रुक के हो तो उसको इंटरमिटेंट बोलते हैं। पेरिलस का मतलब डेंजरस, डेंजरस नहीं हो सकता। तो लास्ट एक वर्ड है बाई पार्टीजन। वही बाई पार्टीजन का मतलब क्या है कि मैं, अलग अलग खेमे के हम लोग हैं, अलग अलग पार्टीज के हम हैं, लेकिन अपने डिफरेंसेस को भूल कर कोई मीटिंग में बैठना, किसी मुद्दे को डिस्कस करना, उसको बोलते हैं बाई पार्टीजन मीटिंग। ठीक है, तो बाई पार्टीजन सही वर्ड है। नेक्स्ट वाले में आते हैं। ऑल्दो शी हैड सैम्पल्ड फूड फ्रॉम ऑल द रेस्टोरेंट्स इन द फूड कोर्ट, she remained indefinite towards the culinary fare on offer. What do we mean by this? Culinary fare on offer मतलब जो खाने का, जो वहाँ खाने का जो मेला लगा हुआ था उस फूड कोर्ट में, मतलब कई सारे दुकानें थे, सबका खाना खाया हुआ। ठीक है, लेकिन वो सारा खाना खाने के बाद में भी उसको कोई कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब उससे कोई बेपरवाही रह गई, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं कर पाया। ठीक है, तो इनडेफिनेट टुवर्ड्स द कुलिनरी फेयर ऑन ऑफर। तो मुझे एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। इंपीरियस का मतलब क्या है? रॉयल, या मैं बहुत सबसे बड़ा हूँ, उस तरीके का फीलिंग को बोलते हैं। लेकिन वो यहाँ पर में तो फीलिंग की बात नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कोई भी फूड उसको इंटरेस्ट नहीं कर पाया। ठीक है, तो इंपीरियस नहीं हो सकता। इनडिफरेंट, बेपरवाह होना, पक्का हो सकता है। इम्पेरिल्ड का मतलब है डेंजर में डालना, पेरिल का मतलब होता है डेंजर, तो इम्पेरिल्ड एंडेंजर करना, खतरे में डालना। डिसइन्वेस्टेड का मतलब है मैं किसी कंपनी में पैसा वगैरह डाल के रखा हूँ उसको निकाल लेता हूँ, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्ट करना, पैसे अपने निकाल लेना। सो ठीक है, तो इनडिफरेंट हो गया। कुलिनरी, फूड से रिलेटेड, कुलिनरी फूड से रिलेटेड ना।
द एटीट्यूड ऑफ द वेलर्स वॉज मार्क्ड बाय एंटीपैथी टुवर्ड्स द मरीन लाइफ दे हैड टू एनकाउंटर। अब सर सेंटेंस ही ऐसा है तो क्या समझेंगे, बड़े आराम से, इसीलिए बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज समझने की कोशिश करना पड़ेगा, तभी सीडीएस में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ वोकेबलरी की बात नहीं है, लैंग्वेज भी अच्छी खासी, अब मैंने बताया ना इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी है, वोकेबलरी का मीनिंग भी है, और वर्ड्स भी आपको आने चाहिए। वेलर्स कौन होते हैं? जो वेल मछली पकड़ते हैं। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है? नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव लग रहा है सर, तो देखो, द एटीट्यूड ऑफ द वेलर्स वाज मार्क्ड बाय एंटीपैथी टुवर्ड्स द मरीन लाइफ दे हैड टू एनकाउंटर। वेल पकड़ने के चक्कर में जो भी और मरीन लाइफ उनके सामने आ जाएंगे तो उसके प्रति वो सिंपैथी एम्पैथी दिखाएंगे, या वही एटीट्यूड जो वेल्स के साथ में दिखाएंगे? सर वेल्स के साथ में जो दिखाएंगे वही एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब उनका क्रूरता ही होगी, तो सिंपैथी एम्पैथी तो हो ही नहीं सकता। इनडिफरेंस का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता, बेपरवाह होना। तो कौन सा वर्ड हो जाएगा? एनिमस। एनिमस इज द ओनली वर्ड दैट कैन कम क्लोज टू इट। एनिमस का मतलब है इल फीलिंग। ठीक है, जो इल फीलिंग मरीन लाइफ के वेल्स के साथ में लगता है वही बाकी मरीन लाइफ के साथ में भी उनका दिखता है। ठीक है, और सिंपैथी लिखे हो तो एम्पैथी भी तो लिख सकते हो। सिंपैथी एम्पैथी तो बहुत क्लोज है, तो ये दो वर्ड तो आ ही नहीं सकते हैं, इंडिफरेंस और एनिमस में हो सकता था। ठीक है, मार्क्ड बाय इंडिफरेंस टुवर्ड्स द मरीन लाइफ दे हैड टू एनकाउंटर। सारे बेपरवाह तो नहीं होंगे, कुछ कुछ तो फिश तब भी उनको समझ में आएगा, वेल को तो पकड़ेंगे ही, और भी कुछ अगर दिखेगा तो उसको भी तो पकड़ लेंगे, मतलब क्रुएलिटी दिखाएंगे। नेक्स्ट वन, द फैमिली वॉज रेंडर्ड डिलीजेंट ड्यू टू द क्रैश इन द शेयर मार्केट। ठीक है, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? बहुत मेहनत करने वाला। ठीक है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? स्टॉक मार्केट के क्रैश के चलते वो फैमिली दिवालिया हो गई, ऐसा वर्ड चाहिए, दिवालिया हो गई। दिवालिया के लिए कौन सा वर्ड है? इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब है बहुत गरीब हो जाना, है ना, तब तो काम करेगा। द फैमिली वॉज रेंडर्ड इंडिजेंट ड्यू टू द क्रैश इन द शेयर मार्केट। इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या है? स्टबन होना। वर्ड्स का लेवल देख रहे हो? स्टबन होना, जिद्दी होना। इंडिग्नेंट का मतलब है क्रोधित होना, लेकिन जायज गुस्सा आना, इंडिग्नेंट होना। एपैथेटिक का मतलब क्या है? क्रूअल होना। ठीक है, निर्मम होना, तो इंडिजेंट। नेक्स्ट वर्ड, he had cultivated such great temperance in his personality that he was impassioned in dealing with the vicissitudes of life। अब देखो दो दो वर्ड तो यहीं पर है, टेम्परेंस, vicissitudes। सर ये समझ में आएगा तब तो सेंटेंस समझ में आए। वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, लंबा सेंटेंस है, मीनिंग समझ में आना चाहिए। देखो क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ही हैड कल्टिवेटेड सच ग्रेट टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब क्या है? कंट्रोल, अपने ऊपर उतना अच्छा खासा कंट्रोल उसने बना लिया था। इन हिज पर्सनैलिटी दैट ही वॉज इम्पैशन्ड इन डीलिंग विद द विसिसिट्यूड्स ऑफ लाइफ। व्हाट इज विसिसिट्यूड्स? विसिसिट्यूड का मतलब है जीवन के उतार चढ़ाव। तो जीवन के उतार चढ़ाव, अच्छा खासा कंट्रोल अपने ऊपर ले आया, तो उतार चढ़ाव से फिर क्या होगा? वो उससे वो विचलित नहीं होगा। तो विचलित नहीं होने के लिए कौन सा वर्ड है? डिस्पैशनेट। डिस्पैशनेट होना, कूल होना। ठीक है, कोई कोई भी चीज़ से बहुत जल्दी घबराना नहीं। ठीक है, इम्पैशनेट का मतलब होता है पूरे पूरे जोशीला हो जाना, पूरा जोश दिखाना, पूरा इमोशंस दिखाना। इम्पैशन हो जाना, इमोशनल हो जाना। तो इस पे ग्रेट टेम्परेंस है तो इमोशनल नहीं होगा। परफंक्ट्री का मतलब है हाफ हार्टेड। डिवॉल्व करने का मतलब क्या होता है? अपने काम को और सब में बांटना, डेलीगेट करना। डिसएम्बिगुएट करना। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? दो चीज के बीच में फर्क नहीं पता चलना, ये या वो। एम्बिगुअस होना, क्लियर नहीं होना, डाउट होना। तो डिसएम्बिगुएट करना, डाउट को हटा देना। डिसएम्बिगुएट करना, डाउट को हटा देना। द डॉक्यूमेंट, अगला सेंटेंस देखना, अब ये उसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी है, देखो दिखाता हूं। द डॉक्यूमेंट वॉज डिजाइन टू बी अ पोस्टस्क्रिप्ट, ये पार्ट, where clearly an earlier manuscript had been replaced by a new one। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट कैसा डॉक्यूमेंट था? ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें क्लियरली पता चल रहा था कि पहले के लिखा हुआ चीज के ऊपर में और कुछ लिखा हुआ है। तो पहले के लिखे हुए चीज पे और कुछ लिखा हुआ हो, ये नॉर्मली पुराने जमाने में होता था कि कोई पर्चे में, ठीक है, कुछ लिखा गया होता था, उसके ऊपर ही और भी कोई कोई दूसरा जनरेशन आया तो वो उसके ऊपर ही लिख दिया। उसको हम लोग बोलते हैं पैलिम्सिस्ट। इसको हम बोलते हैं पैलिम्सिस्ट। ठीक है, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ही तो हो गया।
फिर पार्चमेंट का मतलब क्या है सर? पार्चमेंट पुराने ज़माने में लिखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले स्किन, ठीक है, एनिमल का स्किन, उसके बाद में पेपरस आ गया, पेपर आ गया, ठीक है। तो एनिमल के स्किन के ऊपर में या बैम्बू के इसमें पत्ते में लिखा जाता था, उसको हम लोग बोलते हैं पार्चमेंट। पस्टीज का मतलब है, पस्टीज का मतलब है दूसरे कोई अच्छे आर्टिस्ट के वर्क को देखकर प्रेरित होकर उनके वर्क को कॉपी करना या उनके वर्क के स्टाइल को कॉपी करना, जो बोलते हैं पस्टीज। मोन्टाज कोलाज का भाई है। कोलाज क्या करते हैं? पिक्चर उठा उठा करके सबको जोड़ जोड़ के बनाते हैं। जब वीडियोस को जोड़ जोड़ के बनाओगे, 4 वीडियोस जोड़ करके एक साथ बनाओगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोन्टाज, ठीक है। नेक्स्ट वन, ही वॉज अक्यूज ऑफ सिम्बलिज्म फॉर हैविंग कॉपीड from someone else without due acknowledgement। यहाँ देखो, for having copied from someone else without due acknowledgement का मतलब ही तो होता है सर चोरी करना। उसके लिए एक वर्ड आजकल बहुत चलता है, प्लेजियरिज्म। एआई के ज़माने में प्लेजरिज्म का बहुत बात चलता है, ठीक है। तो प्लेजरिज्म दूसरे के काम को चोरी करके बताने की, स्पेशली रिटन मैटर या म्यूजिक वगैरह को बोलना कि ये मेरा किया हुआ है, उसको बोलते हैं प्लेजरिज्म, ठीक है। सेंसेशनलिज्म का मतलब क्या है? सेंसेशनलिज्म में तो हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको सनसनीखेज। हाँ, आज हमारे जो मीडिया आजकल करता है, सनसनीखेज खबर देना। फिर इंस्टीट्यूशनलिज्म का मतलब है इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास रखना, जैसे हमारे पार्लियामेंट पे विश्वास रखना, मैंने अपने हमारे सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखना, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलिज्म। स्पूनरिज्म एक बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है। इसमें दो शब्दों के शुरुआत के जो साउंड्स हैं उसको बदल के बोलना, ठीक है, गलती से भी और कई बार जानबूझकर भी बोला जाता है। जैसे जैसे मुझे कहना है था फनी बोन, ही हैज अ फनी बोन इन हिज बॉडी, तो मैंने बोल दिया बनी फोन, बनी फोन बोल दिया, तो साउंड देख रहे हो, फनी बोन बनी फोन, ठीक है। नहीं तो मैंने कहा ब्लशिंग, या मैंने ओके क्रशिंग ब्लो, ओके इंडिया डिलीवर्ड अ क्रशिंग ब्लो टू पाकिस्तान इन द क्रिकेट मैच, क्रशिंग ब्लो बोलना था, मैंने बोल दिया ब्लशिंग क्रो, ब्लशिंग क्रो या कुछ ऐसे, ठीक है। तो जैसे ऐसे क्रशिंग ब्लो बोलना था, क्रशिंग ब्लो बोलना था, मैंने बोल दिया ब्लशिंग क्रो। ब्लशिंग क्रो का मतलब क्या है? शर्माने वाला कौवा, शर्माने वाला कौवा, क्रशिंग। तो इसको बोलते हैं स्पूनरिज्म, ठीक है। ऐसे शब्दों के जो शुरुआती वाला भाग है उसको उल्टा बोल देना तो आवाज मैंने साउंड बदल जाता है, शब्द का मीनिंग भी बदल जाता है और वो हंसी भी आती है, उसको बोलते हैं स्पूनरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पढ़ना। द डोमिनियरिंग मैनेजर बिहेव्ड इन अ पैटर्नल मैनर विथ हिज सबॉर्डिनेट्स नॉट अलाउइंग देम टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। यहाँ पर में हमारा क्लू है, लेकिन पूरा देखो, डोमिनियरिंग सर, फिर वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो मुश्किल ही हो जाएगा। डोमिनियरिंग का मतलब सबके ऊपर में अधिकार चलाने वाला, सबके ऊपर में अधिकार चलाने वाला। बिहेव्ड इन अ पैटर्नल मैनर विथ हिज सबॉर्डिनेट्स, पैटर्नल का मतलब होता है पैतृक, ठीक है, मतलब पैतृक प्रॉपर्टी वगैरह के लिए बोलते हैं, बिहेवियर के लिए नहीं बोलते हैं। पैटर्नल बिहेवियर नहीं बोलते, पैटर्नल चीजें होती हैं, ठीक है। अब और कैसा था ये बंदा, किसी को भी अपने लिए डिसाइड नहीं करने देता था, मतलब ये जो बोलेगा वही होगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पिता के जैसा, पापा जैसा, मैं जो बोलूंगा वही करना। तो क्या होना चाहिए? पैटर्नलिस्टिक, पैटर्नल नहीं होके पैटर्नलिस्टिक होना चाहिए। देखकर देखना, दोनों एडजेक्टिव है, पैटर्नल भी एडजेक्टिव है, पैटर्नलिस्टिक भी एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन पैटर्नलिस्टिक का मीनिंग अलग है, पापा के जैसा, और पैटर्नल का मतलब क्या है? पैतृक, ठीक है, और वो चीजों के लिए यूज करते हैं। अब प्रिम वर्ड जो है वो बहुत क्लोज वर्ड है, लेकिन यहां इसमें लगेगा नहीं। प्रिम का मतलब है जो बहुत कानूनची होता है, बहुत ही पेडांटिक होता है, डाइडैक्टिक होता है, बोलता है कि कानून के अनुसार ही चल रहा है, उसको बोलते हैं। इसमें लगता है कि सर ये तो बोला जा सकता था, लेकिन वो नहीं, किसी और को अलाउ नहीं करता था। मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, ये बोल रहा है। ऐसा नहीं बोलता था कि भाई नियम कानून के काम के अनुसार काम करो और तुम कर सकते हो, वो नहीं बोल रहा हूँ। बोले कि मैं जो बोलूंगा वही सही है, तो पैटर्नलिस्टिक। पेटुलेंट का मतलब है सल की, ठीक है, बच्चों के तरह, बच्चों की तरह मुंह फुला के बैठा रहना, पेटुलेंट होना, ठीक है, कंप्लेनिंग मोड में होना लेकिन बच्चों की तरह होना। प्रिजम्पचुअस का मतलब है अपने अधिकार को बिना जाने उससे अपने सीमाओं को लांघ के बोलना, बात करना, उसको बोलता है प्रिजम्पचुअस। मान लो मैंने
कुछ बात तुमसे कही जो मुझे नहीं कहना चाहिए तुमसे, लेकिन चूंकि बड़ा हूं तो मैंने अपने ऊपर में ये उस अधिकार को ले लिया, और मैं ऐसी बात बोल रहा हूं जो उचित नहीं। उसको हम लोग बोलते हैं प्रिजम्पचुअस होना। ठीक है, अपने लिमिट्स ना जानना। Much to their disappointment, the team leader spared no more than a reflective glance at the draft plan drawn up by his team. Much to their disappointment, माने टीम लीडर से सारे लोग डिसअपॉइंट ही हो गए जब उसने एक एक बार देख करके हटा लिया नज़र ड्राफ्ट प्लान जो टीम ने बनाया था। ड्राफ्ट प्लान बनाया था, उसको एक नज़र देखकर हटा लिया। तो जो एक नज़र देख के हटाएगा तो वो कैसा होगा? आधे दिल से काम किया हुआ होगा। क्या है वो? परफेक्टरी। ऑलरेडी इस वर्ड को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। परफेक्टरी। ठीक है। प्रिसाइज का मतलब है सटीक, और एंगेजिंग का मतलब है बहुत ही दिल लगाने वाला। एग्रीजियस का मतलब है एक्सट्रीमली ईविल और बैड और ईविल। ठीक है, परफेक्टरी। लास्ट क्वेश्चन आता है। Her actions were considered salutary because they were done without good reason or cause. यहाँ पर मैं कैसा इस सेंटेंस को पढ़ो। Her actions were considered salutary because they were done without a good reason or cause. Salutary का मतलब क्या होता है जानता हो? ऐसे दवा खाना जो कड़वी है लेकिन उससे बेनिफिट तो बहुत मिलेगा। करेला खाने से, ठीक है, डायबिटीज में बहुत फायदा होता है, लेकिन करेला खाए कौन? उसको बोलते हैं सैल्यूटरी। जो करने में तो बहुत मुश्किल लगे लेकिन करने पर बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिले, उसको बोलते हैं सैल्यूटरी। तो वो वर्ड तो यहाँ लगेगा नहीं। ठीक है, बिना कोई कारण का किया हुआ, मैंने नहीं मांगा लेकिन फिर भी अगर आपने एडवाइस दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर तो वही लिख रहा है, हर एक्शंस वर कंसिडर्ड डैश बिकॉज दे वर डन विदाउट गुड रीजन और कॉज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई बेकारण मैं तो नहीं मांगा था तुमसे, ठीक है, तुम आकर खुद एडवाइस दे रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेचुटस होना, बिन मांगे कुछ करना। ठीक है, हमारे में यह आदत है। हम डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर हमेशा बनते हैं। ठीक है, दोस्त को कुछ हो गया पहले पहले दवा देने वाले हम, वो डॉक्टर के पास बाद में जाएगा। ठीक है, ग्रेचुटस। ठीक है, वही आंसर हुआ। अब इनग्रेशिएटेड का मतलब है, इनग्रेशिएट करने का मतलब है किसी को चापलूसी चापलूसी करना ताकि मुझे बेनिफिट मिले, इनग्रेशिएट करना। ठीक है, ग्रेटिंग का मतलब है हार्श साउंड आना, जो जैसे कि दो चीज घिस रहा हो साथ में, है? तो ग्रेटिंग बोलते हैं। दांत को पीसना ग्रेटिंग होता है। गैरगैंचुअन का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल का है, मैमथ और जाइगैंटिक। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। 11th क्वेश्चन। अब देखो 11th क्वेश्चन से लेकर के कुछ क्वेश्चन तक हमारा ये चेंज कर जाएगा, सेंटेंस करेक्शन आ जाता है। अब सेंटेंस करेक्शन हमें करना है। नाउ लेट अस चेक दिस सेंटेंस। वी हैव टू फाइंड द एरर। ओके, रीड द एंटायर सेंटेंस। याद रखना, जब भी सेंटेंस करेक्शन की बात आएगी पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, वो तभी आपको एरर दिखाई देगा। क्लॉजेस, फ्रेजेस ढूंढना है, प्लस कितने क्लॉज हैं कितने फ्रेज हैं वो ढूंढना है। और टिपिकली आपको 3-4 ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को चेक करना ही होगा। एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक है टेंस, एक है प्रोनाउंस, और एक है डिटर्मिनर्स। कम से कम ये तो चेक करना ही आपको होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, प्रोनाउंस, डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशंस। जल्दी जल्दी आपको करना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखना है कि ये 4-5 टॉपिक आपको चेक करना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब, टेंस, प्रोनाउंस, डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशन। ठीक है, अब देखते हैं। इन इस वेल रिकग्नाइज टेंटोरियन वोकेबलरी देखते चलो। हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ड मिल ही रहा है। स्टेंटोरियन का मतलब बहुत हेवी वॉइस वाला। Stentorian yet amused voice, the principal demanded an unique excuse from the student hauled up for alleged minor misdemeanor. Misdemeanor का मतलब है misbehavior। ठीक है, hauled up का मतलब है पकड़ लेना। hauled up का मतलब पनिशमेंट के लिए पकड़ना, कोई किसी को गलती करते हुए पकड़ लेना। ठीक है, और प्रिंसिपल डिमांडेड एन यूनिक, यहाँ एन यूनिक नहीं होगा, अ यूनिक होगा, बस उतना ही आंसर। ठीक है, क्योंकि यूनिक का साउंड है यू, इसलिए ए यूनिक। ठीक है, वॉवल्स, वॉवल्स के साउंड के पहले हम एन लिखते हैं, लेकिन वॉवल ही अगर वो कॉन्सोनेंट का साउंड करेगा तब तो हमको ए ही लिखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला देखो। द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन went around the lake during trip to the famous lake city. During the trip,
दो दो सेंटेंस हो गए जिसमें कि हमको डिटर्मिनर ही चेक किया गया है. द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन वेंट अराउंड द लेक ड्यूरिंग ट्रिप, नहीं, ड्यूरिंग द ट्रिप टू द फेमस लेक सिटी. ठीक है. Then 13th, the unfair distribution of assets among the family members angered the more hard-working members of the family-owned firm. इस सेंटेंस में कोई एरर ऐसे तो नहीं है. The unfair distribution of assets among the family members angered the more hard-working members of the family-owned firm. है ना. Next one. 14th, given the nature of the problem, it was not unnatural for there to be bad blood among the two of them. टू के लिए अमंग नहीं होता, बिटवीन बोलता है, तो सी में एरर है, बिटवीन द टू ऑफ देम. ओके. देन ही सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए. देखो, गिवन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के नेचर को देखते हुए ये कोई बहुत अप्राकृतिक नहीं था कि उन दोनों के बीच में कुछ बैड ब्लड हो. बैड ब्लड होने का मतलब क्या होता है? एनिमोसिटी, एनिमिटी हो बिटवीन द टू ऑफ देम. दो लोगों की बात हो रही है. सेंटेंस को समझना इंपॉर्टेंट है. 15th क्वेश्चन, ही एम्फसाइज्ड द नीड फॉर अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड कंप्लायंस अमंग द न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ. ओके, नाउ इस सेंटेंस में प्रॉब्लम तो मुझे बहुत दिख रहा है. ठीक है, मुझे तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि कंप्लायंस अगर हम करेंगे तो कंप्लायंस विद द रूल्स, किसी चीज़ के साथ कंप्लायंस करना वो है ही नहीं, तो ऐसे लिख नहीं सकते कंप्लायंस को. सो ही एम्फसाइज्ड द नीड फॉर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन and compliance with the rules among the newly appointed staff. ऐसे करेंगे तो भी सेंटेंस प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, कंप्लायंस विद द रूल्स भी लिख दूंगा, लिख तो दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद ये नहीं लिख पाऊंगा. रूल्स अमंग द न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ, वहां पर मैं मॉडिफायर का एरर आ जाएगा. वो एरर चेक नहीं किया जाता. सीडीएस में मॉडिफायर एरर देखते नहीं है, लेकिन कंप्लायंस के साथ विद द रूल्स टाइप का कुछ लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो कंप्लायंस विद द रूल्स. हाउएवर द करेक्ट सेंटेंस शुड बी, सेंटेंस क्या होना चाहिए जानता हो? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अमंग द न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ एंड कंप्लायंस विद द रूल्स लॉस, ऐसा होना चाहिए. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अमंग द न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ, ये अमंग द न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ डिसिप्लिन के साथ आना चाहिए. एंड कंप्लायंस विद द रूल्स लॉस, ऐसा होना चाहिए था. तो चलो बी पार्ट में एरर बोलेंगे, क्योंकि कंप्लायंस के साथ, किसके साथ कंप्लायंस ये बताना पड़ेगा. अनुसरण, कंप्लायंस का मतलब है अनुसरण. अनुसरण किस चीज के साथ करेंगे वो तो बोलना ही पड़ेगा. The officer marveled at the low attendance, remarking on the presence of less than 20 people at work. ठीक है, तो again the choice of this word is not a good word. It's not a good word. The officer marveled at the low attendance, remarking on the presence of less than 20 people at work. ठीक है, लेस देन 20 नहीं हुआ, जब काउंटेबल नंबर के साथ लेस नहीं बोलते हैं, बोलते हैं फ्यूअर. ठीक है, तो आंसर हुआ फ्यूअर देन. लेकिन एक प्रॉब्लम इस मार्वल्ड वर्ड से भी मुझे है, लेकिन चलता है, एरर तो यहीं पर है. मार्वल्ड नहीं होना चाहिए, शॉक्ड होना चाहिए. मार्वल्ड का मतलब वाव, वो मार्वल्ड है, वंडर्ड. ठीक है, वंडरमेंट में देखना, अमेज्ड होना. तो अमेज्ड कैसे होगा जब 20 से भी कम बच्चे आए हैं, तो फिर तो मेरे को तो शॉक्ड होंगे ना, भी काम में आना था, कहाँ गए सब. The entire attention of the visiting dignitary is centered around the craft work on display. इस सेंटेंस में ऐसे कोई एरर तो नहीं है. सेंटर्ड अराउंड भी बोल सकता हूँ, सेंटर्ड ऑन भी बोल सकता हूँ, फोकस ऑफ अटेंशन को. तो सेंटर्ड अराउंड भी ठीक है. ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वन. 18, अ ग्रुप ऑफ वेफेयरिंग स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ वेफेयरिंग, 18th क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ वेफेयरिंग टूरिस्ट हु हैड ट्रस्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर. ट्रस्ट का मतलब है मेहनत के साथ चलना, हाँ, कष्ट करके चलना. A group of wayfaring tourists who had trudged for hundreds of kilometers has finally arrived at the destination. ठीक है, सर सेंटेंस में तो कोई एरर दिख नहीं रहा, जरा से देखते हैं कितने क्लॉज हैं. हाँ, यहाँ देखो 2 क्लॉज हैं. Who had trudged, who had trudged, एक क्लॉज हुआ. फिर एक है has finally arrived at the destination, ये क्लॉज है. अब इसका सब्जेक्ट, had का सब्जेक्ट तो who है, ये तो चल जाएगा. has का सब्जेक्ट कौन सा है? टूरिस्ट्स या ग्रुप. तुम बोलोगे सर अ ग्रुप ऑफ वेफेयरिंग टूरिस्ट. अब अ ग्रुप ऑफ, जब भी अ ग्रुप या अ नंबर लिखते हैं, अ ग्रुप ऑफ या ए नंबर ऑफ लिखते हैं, तो हमेशा प्लूरल वर्ब्स लिखते हैं. तो अ ग्रुप ऑफ वेफेयरिंग टूरिस्ट्स हैव होना चाहिए यहां पर. ठीक है, देख रहे हो लंबा सेंटेंस, और
टूरिस्ट, ग्रुप ऑफ टूरिस्ट्स के लिए मुझे लिखना पड़ेगा हैव। सब्जेक्ट कौन सा है? ग्रुप। लेकिन याद रखना ग्रुप ऑफ अ नंबर ऑफ अगर कहता हूं तो इंग्लिश में हम प्लूरल यूज करते हैं, सिंगुलर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे तो सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि अ ग्रुप सिंगुलर होता है, वही सब्जेक्ट है। ठीक है, क्लास में आओ तो और डिटेल में समझाता हूँ ये ऐसे कैसे होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि ऐसे देखना, a basket a basket of fruits was या were in front of me। यहाँ तो सब्जेक्ट basket है, तो यहाँ पर मैं तो सर ऑफ फ्रूट्स लिखा हुआ है, तो आप इसको आप छोड़ करके basket को सब्जेक्ट बना के was लिखोगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी करो, ऑफ वे फेयरिंग टूरिस्ट को हटा दो, ग्रुप को सब्जेक्ट बनाओ और was लिखो। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है इंग्लिश बोलता है कि अ ग्रुप ऑफ अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल ही लिखना है। ठीक है, देन the tumult among the gathered spectators rose to a crescendo upon the arrival of their most favorite superstar। अगेन इस सेंटेंस में भी नो एरर दिया जा सकता है, लेकिन मेरे को यहाँ एक प्रॉब्लम है। रोज टू अ क्रेसेंडो नहीं बोलते। क्रेसेंडो का मतलब है कि धीमे 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 करके आवाज ऊपर चला जाना, धीमे धीमे करके जाना, मतलब धीमे धीमे आवाज उठ के एकदम पिच में पहुंच जाना। ठीक है, तो वो तो खुद ब खुद क्रेसेंडो का मतलब ही होता है धीमे धीमे ऊपर उठना, तो रोज कैसे हो सकता है? और फाइनली एकदम टॉप में पहुंच जाना, उसको क्रेसेंडो बोलते हैं, धीमे धीमे चढ़ते हुए ऊपर पहुंच जाना। तो रोज टू अ क्रेसेंडो नहीं होना चाहिए, रीच टू क्रेसेंडो होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से ये वर्ड गलत है, रोज के जगह रीच्ड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन शायद आपका एग्जाम इसको नो एरर मार्क करेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि भाई इतने सालों से पढ़ा दोगे तो मुश्किल यही हो जाएगा, क्यों मैं तो हर चीज देखना शुरू कर दूंगा। ठीक है, एनीवे व्हाट इज ट्यूमल्ट? ट्यूमल्ट का मतलब है केओस। केओस का मतलब कंफ्यूजन, अप्रोर। ठीक है, ठीक है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट है the listings on the menu that had been proffered by him were selected after meticulous care and discernment with regard to taste and preference। ठीक है, अब यहां देखना द लिस्टिंग्स ऑन द मेन्यू दैट हैड बीन प्रोफर्ड बाय हिम का मतलब है मेन्यू में जो भी उन्होंने प्रस्ताव रखा, मेन्यू में जो भी उन्होंने हमें हमें सामने रखा, प्रो ऑफर करना, सामने रखना, वर सेलेक्टेड आफ्टर मेटिकुलस केयर। सेलेक्टेड विथ मेटिकुलस केयर बोलते हैं, आफ्टर नहीं बोलते। यहां पर में प्रिपोजिशन का प्रॉब्लम। ठीक है, एंड डिसर्नमेंट विद रिगार्ड टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट वन, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नॉट डैश मेटल इज नेसेसरीली सॉलिड इन इट्स नेचुरल स्टेट। इस सेंटेंस में नॉट डैश मेटल इज नेसेसरीली सॉलिड इन इट्स नेचुरल स्टेट, यहां पर मैं हिंदी क्या हुआ, सारे मेटल कोई या ऐसे कोई भी मेटल अपने प्राकृतिक रूप में, सारे मेटल सारे मेटल अपने प्राकृतिक रूप में सॉलिड नहीं होते। ठीक है, तो नॉट ऑल बोलो या नॉट एवरी बोलो या नॉट ईच बोलो। नॉट एनी तो नॉट एनी तो नहीं हो सकता, एनी के साथ नॉट नहीं यूज करेंगे, तो पहले तो ये आउट हो गया। ठीक है, लेकिन ईच एवरी ऑल में से तो कुछ भी बोला जा सकता है। ऑल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ मेटल लिखा है, मेटल्स नहीं लिखा है, मेटल्स नहीं लिखा है, तो एडजेक्टिव ऑल नहीं हो सकता। अगर ऑल लिखूंगा तो मेटल्स लिखना पड़ेगा, तो ये भी आउट हो गया। अब ईच या एवरी, ईच कब बोलते हैं? जब दो हो या दो से ज्यादा हो, नंबर पता चले, नंबर पता हो और ईच बोले, और क्या बोलते हैं, ईच बोलने पर हर एक मेटल, हाँ, और एवरी मेटल बोलता हूं तो अलग अलग किस्म के मेटल। याद रखना ईच बोलने पर जो आगे लिखूंगा सारा एक जैसे होने चाहिए, ईच बुक, सारी एक जैसी किताबें होंगी। ठीक है, एवरी बोलने पर अलग अलग किस्म की चीजें होंगी, अलग अलग किस्म की चीजें होंगी। ईच लिखते हैं दो या दो से ज्यादा के लिए, एवरी लिखते हैं नंबर नहीं जानने पर, और तीन से ज्यादा। ठीक है, और मेटल तो आप जानते हो कि भाई तीन और तीन से ज्यादा हो सकता है। ईच भी लिखा जा सकता था, लेकिन ईच मतलब एक जैसे होने चाहिए, मेटल सारे एक नहीं होते, तो इसलिए नॉट एवरी मेटल इज नेसेसरली सॉलिड इन इट्स नेचुरल स्टेट, एवरी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन 22nd, द रिमाइंडर हैज गॉन आउट ऑन डैश ओकेजन्स, प्लूरल, requiring personnel to complete their personal files। The remainder has gone out on dash occasions। कई बार गया है, ऐसे मीनिंग आ रहा है, तो कई बार के लिए फर्दर नहीं हो सकता है। ठीक है, सेवरल हो सकता है, अनटोल्ड नहीं हो सकता है, पुट ऑन
गॉन आउट ऑन अनटोल्ड ओकेजन्स, ठीक है, बिना बोले ओकेजन तो चलेगा नहीं। ऑन मोस्ट ओकेजन्स नहीं होगा, मतलब अधिकांश में गया, तो मीनिंग ये हो सकता है, मोस्ट अगर लिखूंगा तो अधिकांश ओकेजन्स में गया है, तो कुछ ओकेजन्स में नहीं भी गया है, ये मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कई बार गया है, बोलना चाहता हूँ कई बार, इसलिए सेवरल, अधिकांश नहीं, कई बार गया, तो सेवरल। और सेवरल बोलेंगे तो प्लूरल लिखेंगे। नेक्स्ट वन, 23rd, it is important for people to work dash their co-workers in the office to ensure maximum productivity. It is important for people to work, सारे co-workers के साथ मिलकर काम करना है, तो work with their co-workers। 24th में आ जाओ, you can choose dash shirt you like from the collection available in the shop। सिलेक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, विच, तो क्या बोलना पड़ेगा, यू कैन चूज विच एवर शर्ट यू लाइक फ्रॉम द कलेक्शन अवेलेबल इन द शॉप। याद रखना, कई में से एक को चूज करना हो तो विच बोलते हैं, ठीक है, विच एवर। हाँ, वॉट एवर, यू कैन चूज वॉट एवर शर्ट का मतलब है कोई भी शर्ट, विच एवर का मतलब सिलेक्शन करने की बात आ जाएगी तो विच एवर बोलना है। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तुमको जो करना है कर सकते हो, वहां पर में सिलेक्शन नहीं हो रहा, कई सारी चीजों में से सिलेक्शन नहीं हो रही, ठीक है, तो हम बोलते हैं यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, विच एवर नहीं बोलेंगे, विच बोलेंगे तो चीजों के लिए बोलेंगे, ठीक है, काम वगैरह के लिए बोलेंगे वॉट, और सिलेक्शन करना होगा तो विच बोलेंगे। डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस यू कैन चूज टू कंप्लीट ईदर और डैश कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। ये बड़ा आसान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंप्लीट ईदर और डैश कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है, इधर का मतलब दोनों में से एक, तो क्या बोलना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी का दोनों में से एक कोर्स कर लो या दोनों कोर्स कर लो, तो क्या होना चाहिए, बोथ। हाँ, डू ईदर और बोथ, ठीक है, ये ईदर और वाला केस नहीं है, यहाँ ईदर और बोथ, कंप्लीट ईदर ये प्रोनाउन है, और बोथ वो भी प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, सॉरी, ईदर कोर्स और बोथ द कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है, ईदर और बोथ द कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, बोथ आना चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी द्वारा दिए जाने वाले दोनों कोर्स में से एक या दोनों कोर्स कर सकते हैं, दोनों कोर्स में से, वहीं पर आपका क्लू ही है, ये इधर ही क्लू है कि बोथ लिखना है। नेक्स्ट वन, ये बताना है कि भाई डेयरी, ड्रेयरी और डायरी, इन तीनों शब्द में कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो सही, कौन से सेंटेंस को सही यूज किया गया है इन सेंटेंस में। हो सकता है तीनों सही तरीके से यूज हुआ है, एक हुआ हो एक नहीं हुआ हो, तो इस ऑप्शन में से चूज करना है। डेयरी का मतलब क्या है, जो कैटल से रिलेटेड, ठीक है, दूध दही से रिलेटेड डेयरी। ड्रेयरी का मतलब है डल। डायरी तो दैनंदिनी, जिसमें आप लिख के रखते हो, नोट बनाने वाला दैनंदिनी को डायरी बोलते हैं। अब देखना, शी क्वाइटली स्टोर्ड ऑल हर सीक्रेट मेमोरीज इन हर प्राइवेट डेयरी, डेयरी में नहीं, ये गलत है। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स वेंट ऑन एंड ऑन एंड वेर क्वाइट ड्रेयरी, ये तो सही है, टू तो एकदम सही है, तो टू होना ही चाहिए ऑप्शन में, वन नहीं होना चाहिए, वन होना नहीं चाहिए, टू होना चाहिए। अब टू या थ्री भी है क्या, उसको देखते हैं। दे हैड ऑलवेज ब्रॉट देयर मिल्क फ्रॉम द लोकल डायरी, डायरी नहीं डेयरी होना चाहिए था, तो ये भी गलत है, तो सिर्फ टू सही है, बी। द सेंटेंस, इसका आंसर गलत लिखा गया, ये आंसर है बी, इसका आंसर होगा बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने मेमोरीज इन प्राइवेट डायरी, इसमें डायरी होना चाहिए और इसमें डेयरी होना चाहिए, और ये तो सही लिखा हुआ है। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 27, ब्रेड, बियर्ड और बूट, इसमें कौन सा सेंटेंस सही तरीके से वर्ड को यूज करता है। ओके, द इंजीनियर्स वर आस्क्ड टू ब्रेड द रिवर बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ सिंगल बॉडी विद द एड ऑफ एन आर्टिफिशियल डैम। ब्रेड नहीं करते हैं, मर्ज करना, रिवर को मर्ज करना था, ब्रेड नहीं करना था। ब्रेड करना मतलब छोटी बांधना, नहीं होगा। वाइस मैन दे से ऑफन स्पोर्ट अ बियर्ड, ये सही है, बियर्ड रखने को स्पोर्ट बोलते हैं, स्पोर्ट अ बियर्ड बोलते हैं, तो ये सेकंड सेंटेंस सही है। Among certain avian species, the males are known to brood the eggs laid by females. Brood का मतलब है जो एक एक hen के द्वारा जितने बच्चे एक साथ दिए जाते हैं उसको ब्रूड बोलते हैं। नर्चर करना भी होता है, इसीलिए
इसीलिए 2 एंड 3 दोनों सही आंसर है। 2 एंड 3 दोनों सही आंसर है। फिर लीजन, ये लीजन पढ़ते हैं, इसको लीजन पढ़ते हैं और इसको लेसन पढ़ते हैं। लीजन का मतलब है घाव, लीजन का मतलब है आर्मी, और लेसन का मतलब तो जानते हो, पार्ट। The scan of the affected area indicated the presence of a life-threatening lesion. The scan of the affected area indicated the presence of a life-threatening lesion. हाँ? घाव, ऐसा घाव दर्शाया स्कैन जो जानलेवा हो सकता था। तो ये तो सही है, 1 इज करेक्ट। तो आंसर सी तो नहीं होगा। ठीक है, फिर सेकंड देखते हैं। ही हैड अ लीजन ऑफ फॉलोअर्स हु हंग ऑन टू हिज एवरी वर्ड। ठीक है, लीजन का मतलब है बहुत बड़ा झुंड, सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है। थर्ड देखते हैं, इन विच इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न लेस इट इज इंपॉर्टेंट टू लेसन द बर्डन ऑफ अदर्स एज वी वेंचर थ्रू आवर लाइफ। दूसरों के दुख को कम करना, पाठ नहीं पढ़ाना, कम करना। लेसन, वो ये लेसन है, LESSEN, जो कि वर्ब है। इस लेसन का मतलब कम करना, और ये लेसन का मतलब है पाठ। ठीक है, और ये नाउन है और ये वर्ब है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही आंसर है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, बेट, बेट और बेड। ठीक है, बेट का मतलब है रिड्यूस करना, बेट का मतलब है रिड्यूस करना, हल्का करना। Those who had gathered for the unveiling were asked to bait their curiosity. जो क्या बोलते हैं, उद्घाटन के लिए आए थे। अनवेलिंग का मतलब जिसका पर्दा उठाना। ठीक है, तो हो सकता है कोई चीज की इनॉग्रेशन हो रही होगी। तो अनवेलिंग वेर आस्क्ड टू बेट देयर क्यूरियोसिटी, अपने जिज्ञासा को होल्ड में रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कहा गया। तो बेट का मतलब है कंट्रोल करना या कम करना, रिस्ट्रेन करना। They said to bait, they set the bait to capture the leopard for tagging. Bait का मतलब है क्या बोलते हैं, ट्रैप करना। टू बेट का मतलब है ट्रैप करना। ठीक है, तो ट्रैप करना ये भी सही है। टू दे सेट द बेट टू कैप्चर द लेपर्ड फॉर टैगिंग, सही है। ही रिलक्टेंटली बेड गुड बाय टू हिज बिलोंगिंग्स। वो बहुत ही अधूरे मन से उसने बाय बाय बोला अपने बिलोंगिंग्स को, मतलब सब चला गया पानी में, सोचो। तो 1 2 3 तीनों ही सही आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, इस इडियम्स के मीनिंग बताना है। समवन्स ईयर्स आर फ्लैपिंग, किसी के कान फड़फड़ा रहे हैं का मतलब है कि वो ईव्स ड्रॉप करना चाहता है, दूसरों की बात सुनना चाहता है। ठीक है, 31st। फिर नेक्स्ट है 32nd, ट्विस्ट ऑफ द नाइफ। ट्विस्ट ऑफ द नाइफ मतलब है जो प्रॉब्लम ऑलरेडी आपको हो रही है उसको और बढ़ाना। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? स्लाइसिंग थ्रू द डिफिकल्टीज दैट वन फेसेस इन लाइफ, टू एक्सेप्ट डिफीट इन द फेस ऑफ एन एनिमी, द लास्ट थर्स्ट ऑफ अ डिफिकल्ट ऑपरेशन, और टू मेक समवन हु इज ऑलरेडी फीलिंग बैड वर्ड्स, जो ऑलरेडी बुरा लग रहा है जिसको, और भी खराब करना। मतलब ये तो वही हुआ कि चाकू भी घुसाया, उसको टर्न भी किया, तो और भी दर्द होगा। तो मतलब है ट्विस्ट ऑफ द नाइफ का मतलब है टू मेक टू मेक समवन फील even more miserable than he already is. Okay, then 33, ये तो बहुत सुना है हमने। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट का मतलब है खुद की बड़ाई खुद के मुंह से करना। तो एक्सेसिवली बोस्टफुल ऑफ वंस ओन अचीवमेंट्स। नेक्स्ट है गेट अंडर समवन स्किन, किसी के स्किन के नीचे चले जाने का मतलब है बहुत ज्यादा इरिटेट करना, किसी को बहुत ही ज्यादा इरिटेट करना। डी, टू अनॉय और इरिटेट समवन इंटेंसली। देन मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, पढ़ने पर ही पता चल रहा है, बहुत सारे हाथ लग जाएंगे तो काम हल्का हो जाएगा। तो कोऑपरेशन से काम हल्का हो जाएगा। तो कौन सा होना चाहिए? मेनी पीपल हेल्पिंग कैन हेल्प अकम्प्लिश अ टास्क क्विकली, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये भी बहुत कॉमन है, बचपन से हमने सुना होगा। ठीक है, उड़ती चिड़िया को पकड़ने के लिए तो हाथ की चिड़िया को तो छोड़ना नहीं है। सो क्या करना है? हाँ, व्हाट वी हैव इज मोर वैल्यूएबल देन व्हाट वी हैव अ चांस ऑफ गेटिंग, मिल सकता है बोल के हाथ की चिड़िया को तो छोड़ नहीं सकते। तो बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। देन मेक हेवी वेदर का मतलब है कि बहुत ज्यादा कठिन कर देना किसी काम को, अननेसेसरीली क्रिएट डिफिकल्टी इन डीलिंग विद अ टास्क। डोंट मेक अ हेवी वेदर ऑफ इट का मतलब है कि बहुत ज्यादा उसको कठिन मत करो, जो आसान काम है उसको आसान तरीके से ही करो। ठीक है, स्वीप अंडर द कारपेट,
सबको पब्लिक के नज़र से छुपा देना, एक बात में सबको छुपा देना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वीप अंडर द कारपेट। कीप अ प्रॉब्लम अंडर रैप्स इन द होप दैट इट विल बी फॉरगॉटन, ठीक है। गंदगी घर में है तो गंदगी को कारपेट के नीचे कर दिया तो क्या गंदगी छुप तोड़ जो जाएगा, लेकिन कोशिश करना उस तरीके का, ठीक है। देन पुट आउट टू पैस्चर, इसका मीनिंग होता है टू रिटायर और टू रेंडर रिडंडेंट, जो काम का अब नहीं रहा, या जिसको पुट आउट टू पैस्चर का मतलब है कि जो फिर अब खाना मैं नहीं खिलाऊंगा, कैटल, ये इसके इसके काम में बोला जाता है, कैटल के संदर्भ में बोला जाता है। जो कैटल तुम्हारे काम का है उसको तो तुम खिला सकते हो, ठीक है, दूध देगी तो उसको तो रख सकते हो, लेकिन जो काम का नहीं है उसको खोल के छोड़ देते हैं, जो आजकल इंडिया में हो रहा है। सारे रोड्स में सब कैटल ही कैटल मिलेगा, ठीक है, हाईवेज भी मिलेगा, कैटल भी मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब तुमको हाईवेज में स्पीड में चलना है, कैटल्स के चलते स्लो चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा स्किल चाहिए इसके लिए, टू रिटायर और रेंडर रिडंडेंट, ठीक है। देन 41st को देखना, इसमें तुमको बताना है S1 और S2 किस तरीके से, S1 और S2 किस तरीके से एसोसिएटेड है, वो एसोसिएशन बताना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ना, द सेकेंड सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस से कैसे कनेक्टेड है, फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस से कैसे कनेक्टेड है। तो ये हमेशा सेकंड सेंटेंस ही देता है, लेकिन कभी कभी फर्स्ट सेंटेंस भी लिख देगा, तो आपको याद रखना है कि किस जगह से कहाँ जाना है, सेकंड से फर्स्ट में एसोसिएशन ढूंढना है या फर्स्ट से सेकंड को एसोसिएशन ढूंढना है, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना, सेकंड से वन या वन से टू। ओके, अब इसमें बताओ, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट हाउएवर सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, ठीक है। फेलियर तो स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस होता है, लेकिन बार बार अगर फेल करो, बार बार फेल करो और ये सोचो कि वो सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन से मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, तो वो सही नहीं है, बोल रहा है। तो क्या बोलता है, कॉन्ट्रेडिक्ट्स द विजडम ऑफ द फर्स्ट, कॉन्ट्रास्ट्स द विजडम ऑफ द फर्स्ट, कंफर्म्स द विजडम ऑफ द फर्स्ट और क्वालिफाइज द विजडम ऑफ द फर्स्ट। ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, बोले कि भाई हाँ, फेलियर स्टेपिंग स्टोन का सक्सेस ये तो है, असफलता सक्सेस का पहला स्टेप तो है, लेकिन बार बार असफल हो तो ये नहीं सोचना कि अलग अलग स्टेप है, ठीक है, फेल करते करते पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं, ये बोल रहा है। तो ये क्वालिफाई कर रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रीटेड इक्वल इन एवरी रेस्पेक्ट, वेरी गुड। सम पीपल आर मोस्ट इक्वल देन अदर्स, सम पीपल आर मोर, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल इन एवरी रेस्पेक्ट, सही है। सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स, तब तो ये सर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। एक में आप इस तरफ जा रहे हो तो एक में ऐसे बोल रहे हो, सारे लोग इक्वल बोल रहे हो और कहीं बोल रहे हो कि कुछ लोग इक्वल नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कोलैबोरेट करने का मतलब होता है सपोर्ट करना, कोलैबोरेट इज सपोर्ट और कोलैबोरेट इज टू वर्क टुगेदर, याद है ना, कोलैबोरेट का मतलब है टू वर्क टुगेदर। 43rd देखना, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हैज बीन ट्रेस्ड टू द बिग बैंग, देयर कैन बी नो नॉलेज ऑफ व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग, ठीक है। पहले बोल रहा है, पहला सेंटेंस बोलते हैं कि बिग बैंग से शुरू हुआ, उसके पहले क्या था इसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो पहला सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, नहीं। एक्सप्लेन्स द बेसिस बिहाइंड द फर्स्ट, शायद ये हो सकता है। एस्टैब्लिशेस लिमिट्स ऑन द असर्शन मेड इन द फर्स्ट, एब्सोल्युटली सी। ये पहला वाला तो हमको पता है, लेकिन उसका एक लिमिट है, उसके पहले क्या था वो नहीं पता, तो आंसर हो जानी चाहिए सी। ओके, कंफर्म्स द असर्शन मेड इन द फर्स्ट, पहला में जो पता चला है उसको असर्ट नहीं करता, उसका सत्यापित नहीं करता, बोल रहा है कि भाई उतना ही लिमिट है, बिग बैंग के तक ही हम जान सकते हैं, उसके पीछे कुछ नहीं जान सकते, तो सी। द हाईएस्ट क्लाउड्स इन द स्काईज आर द मोस्ट फैसिनेटिंग, we are most attracted to those things that are most out of our reach। बड़ा अच्छा दो सेंटेंस है, सबसे ऊंचे वाले क्लाउड्स बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं और हम उसी चीज से अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे हाथ में आ ही नहीं सकता। तो सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के लिए क्या लिखता है, रीट्रेट्स द एक्शन स्टेटेड इन द फर्स्ट, रीट्रेट्स का मतलब रिपीट ही करता है, एक तरीके से रिपीट करता है, हो सकता है। एनल्स द एक्सियम स्टेटेड इन द फर्स्ट, एनल का मतलब क्या होता है, कैंसल्स आउट, कैंसल आउट करता है, नहीं करता, कैंसिल आउट नहीं करता तो बी आंसर नहीं है। कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं करता, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं करता, तो आंसर ही क्या होना चाहिए, रीट्रेट्स। रीट्रेट्स का मतलब है रिपीट। फिर देखना वोकैबुलरी ही है, रीट्रेट्स मीनिंग आना चाहिए, एनल्स मीनिंग आना चाहिए,
तभी कर पाएंगे। वोकैबुलरी पे फोकस बहुत ज़्यादा है आजकल के सीडीएस एग्जाम्स में। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 45th, a four-stroke engine is more efficient than a two-stroke engine. ठीक है, the two-stroke engine has been phased out to protect the environment. तब तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पर मैं एफिशिएंट। ठीक है, ओके। तो ओके, फिर देखते हैं सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस से कैसे एसोसिएटेड है। को रिलेट्स टू द फर्स्ट, दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है। कॉन्ट्रडिक्ट्स द फर्स्ट, नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करता। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट विद द फर्स्ट, हो सकता है। कंफर्म्स द फर्स्ट, कंफर्म्स द फर्स्ट नहीं हो सकता। तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट है। कोरिलेट सिर्फ एक रिलेशन है, ना वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है ना कॉन्ट्रास्ट करता है। चूंकि कॉन्ट्रडिक्ट जब नहीं करेगा तो कॉन्ट्रास्ट भी नहीं करेगा, कंफर्म भी नहीं करता। तो कोरिलेट्स टू द फर्स्ट, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। सेकंड स्ट्रोक टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन के बीच में कोई रिलेशन है, इतना ही बताया जा सकता है। ठीक है। देन बॉटल वाटर इज सेफर देन टैप वाटर। ठीक है, बोतल वाले पानी ज़्यादा अच्छा होती है टैप वाटर से, पाइप वाले वाटर से। इन मेनी कंट्रीज टैप वाटर इज फिट बेबिस्तु। तो सर S2 S1 से डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रास्ट विद द फर्स्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। 47 का देखते हैं। द पीकॉक इज इंडियाज नेशनल बर्ड, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। चलो, ये एक इंफॉर्मेशन है और S2 जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो आंसर हो जाएगा ए। लेकिन डी का मतलब क्या है सर? प्रोवाइड्स एस्केलेटरी इंफॉर्मेशन टू व्हाट इज कंटेन्ड इन। एस्केलेटरी का मतलब है ज्यादा तीव्रता बढ़ाने वाला, तीव्रता तो बढ़ा नहीं रहा है, इसलिए डी आंसर नहीं है। और ये दोनों तो नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी और लेस इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम 48 क्वेश्चन में आते हैं, इसको देखो। व्हाट इज द एसोसिएशन देखते हैं। फील्ड गेम्स आर जनरली मोर पॉपुलर देन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। फील्ड गेम्स का मतलब है जो खेत में खेलते हैं, ग्राउंड में जो खेलते हैं, खेत नहीं, ग्राउंड में जो खेलते हैं, फुटबॉल, हॉकी वगैरह। लेकिन सेकंड वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है? अक्रॉस द वर्ल्ड टेनिस इज मोर पॉपुलर देन हॉकी। तो ये तो सर डायरेक्टली इसको कॉन्ट्रडिक्ट ही कर रहा है, पूरा अगेंस्ट ही जाता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? डिफरेंस बताना, दो चीज के बीच में डिफरेंस बताना। कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर मतलब सिमिलैरिटी दिखाना, कॉन्ट्रास्ट मतलब डिसिमिलैरिटी दिखाना। लेकिन अगर पूरा पूरी ऑपोजिट में ही चले जाओगे तो कॉन्ट्रडिक्ट करना, विरोध करना या विपरीत होना। तो अक्रॉस द वर्ल्ड टेनिस इज मोर पॉपुलर देन हॉकी, तो ये पूरा पूरी कॉन्ट्रडिक्शन करता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। और री इन्फोर्स का मतलब क्या है? सपोर्ट करना। ये एक ऑलरेडी जो कहा हुआ है उसको और ताकत देना, और ताकत देना, री इन्फोर्स करना। सपोर्ट करना, ताकत देना, और ताकत देना, री इन्फोर्स करना, रीट्रेट करना, अगेन और ताकत देना, यही बोल सकते हैं, या रिपीट करना बोलते हैं। बी। 49th देखना। फॉरेस्ट कवर इज कंड्यूसिव टू इकोलॉजिकल रिकवरी। कंड्यूसिव का मतलब है फेवरेबल, amenable. So forest cover is conducive to ecological recovery. Unchecked urbanization leads to environmental degradation. ठीक है, so unchecked urbanization leads to environmental degradation and forest cover is conducive to ecological recovery. सर दोनों के बीच में कुछ रिलेशन तो बन सकता है, कुछ रिलेशन तो बन सकता है, लेकिन एक दूसरे को कॉज कर रहा है ऐसे तो बोला नहीं जा सकता। कॉज इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो है। या तो दोनों ऊपर जाते हैं या तो दोनों नीचे आते हैं, या एक ऊपर जाता है तो एक नीचे आता है, इस तरीके से है, कोई रिलेशन तो बन रहा है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन दिख नहीं रहा, तो को रिलेशन बोलते हैं। को रिलेशन का मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन होना। डिस्प्यूट्स द फर्स्ट, नहीं, एक को क्वेश्चन में नहीं ला रहा कि उस पर प्रश्न मार्क, प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, कॉन्ट्रास्ट नहीं करता, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, सो ए इज द करेक्ट आंसर। 50th देखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें जरा दिमाग लग जाएगा। इंडियंस हैव बीन इमिग्रेटिंग टू कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज। बाहर के देशों में जाते रहे हैं। आंसर देखना इसमें क्या होगा। इंडियंस हैव बीन इमिग्रेटिंग टू कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज, द इंडियन डायस्पोरा इज अ मॉडल ऑफ सक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बाहर जाने के चलते सक्सेसफुल हो गए, हो तो सकता है सर। कोलैबोरेशन का मतलब है कंफर्म करना या सपोर्ट करना। कोलैबोरेशन का मतलब है कंफर्म करना या सपोर्ट करना। तो ये सक्सेस ही बाहर क्यों जाते हैं इसको सपोर्ट नहीं करता, डायरेक्टली नहीं करता कि बाहर इसीलिए केवल जाते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएं, और किसी पर्पज से गया, पढ़ करके वापस आ गया, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो पहला वाला कोलैबोरेट्स द फर्स्ट, सेकंड सेंटेंस फर्स्ट को सपोर्ट देता है, बोला तो जा सकता है लेकिन पूरा पूरी नहीं। कई लोग इसीलिए जाते होंगे कि पढ़ाई करने के लिए या और किसी कारण के लिए चले जाते होंगे, हो सकता है। ठीक है, तो पहला नहीं है,
सी तो हो ही सकता है, इट्स अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। बाहर जाते हैं और अधिकांश लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, हो सकता है। सो सी इज अ बेटर आंसर देन ए। ठीक है, अब इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का तरीका क्या है, मैं बार बार तुमको कहता आया हूं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का तरीका क्या है, ऑप्शन से ही बताना है, अलग अलग से सेट करने की कोशिश मत करना। और ये सेंटेंस का जम्बल्ड है, तो सेंटेंस जम्बल्ड होने पर ग्रामर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडिफायर्स, सिमेट्री, टेंस वगैरह सारी चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रोनाउंस पे ध्यान दोगे तो काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और प्रोनाउंस पे ध्यान देंगे तो हो जाता है। कंजंक्शंस वगैरह भी काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बाकी सब ग्रामर कॉन्सेप्ट नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सारे ग्रामर काम में नहीं आता। मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब और प्रोनाउंस बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं, क्या पी से शुरू हो सकता है? एंड आउटकम इन केसेस नहीं हो सकता सर, पी वाला तो आउट है। ठीक है, एस वाला देखो, एस से शुरू हो सकता है क्या? कमिटी टू, हाँ, कमिटी टू रीडिफाइन द सिनेरियोस एंड पैरामीटर्स। आप एस से भी शुरू नहीं कर सकते। आर से शुरू कर सकता हूँ क्या? फॉर्मेशन आर रिसीव्ड बाय क्रॉस फ्रेंड, हो ही नहीं सकता, तो शुरू ही होना पड़ेगा क्यू से। द सजेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द फील्ड एंड द आउटकम इन केसेस सेलेक्टेड इन प्रायर ईयर्स फॉर्मेशंस आर रिव्यूड बाय अ क्रॉस फंक्शनल कमिटी। ठीक है, तो QPRS पहला इस आंसर है। मत बोलना कि सर ये आंसर मार्क्ड है। ठीक है, वो किसी बच्चे ने किया है, यही केवल हो रहा है कि वो सही है या गलत है, तो कई सारे मार्किंग हो सकता है गलत भी। ठीक है, तो 51। Now let's come to question number 52. ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। ओके, अगेन पी से शुरू हो सकता है कि नहीं, करके देखते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली, क्यू ब्रॉडली इंक्लूड, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली इंक्लूड। अब ये बोलोगे सर सही तो लग रहा है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना, इक्विपमेंट सिंगुलर है, इंक्लूड्स होना चाहिए था, इंक्लूड्स होना चाहिए था। पी और क्यू तो एक साथ नहीं चल सकता। ठीक है, वहीं पर छोड़ दे रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताया था। फिर QS को देखते हैं, क्यू में इंक्लूड वाटर, वहां से तो शुरू नहीं हो सकता। फिर आर से शुरू हो सकता है कि नहीं, द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर, आर के बाद वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली इंक्लूड, ब्रॉडली इंक्लूड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। क्यू और एस तो एक साथ ही आना चाहिए। ठीक है, देखो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एक, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और एक, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो क्यू एस तो एक साथ में आना चाहिए, क्योंकि वो लिस्ट का सारा भाग है। तो क्यू एस एक साथ में आना चाहिए, तो क्यू एस वाला ऑप्शन ही देखोगे एक ही में है क्यू एस, तो सी ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब सर यहाँ पर मैं इंक्लूड कैसे हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैटेगरीज हो जाएगा, कैटेगरीज इंक्लूड, और ऑफ वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वो पूरा फ्रेज है। इसीलिए विनोद सर की क्लास देखना है, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या ग्रामर पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है तो विनोद सर के क्लासेस में ज्वाइन करके कर लेना चाहिए। विनोद सर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, विनोद शंकरन, टीम निष्ठा के साथ जाकर हमारे क्लासेस को करो। आई एम, लेट मी टेल यू समथिंग, इतने साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ग्रामर अगर सीखना है तो एक बार मेरे क्लासेस में आओ, फिर कभी जिंदगी में तुमको ग्रामर सीखना नहीं पड़ेगा। बट फिर बता रहा हूँ, सिर्फ ग्रामर से मैं CDS निकाल लूंगा नहीं, ओवरऑल इंग्लिश से निकालोगे। ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी सब होना चाहिए, सब मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन द मेन एफर्ट कम्स फ्रॉम यू, याद रखना। मैं तो सिखा सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास नॉलेज है, तुम उसको ले सकते हो क्या, उससे तुम अच्छा बन सकते हो क्या, वो एक क्वेश्चन है जो तुमको करना पड़ेगा, बाकी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ो। लेट्स गो, 53rd में आते हैं। अब फिर सर आर से शुरू करके देखते हैं, आर में क्या लिखा है, वर्ब नोटिफाइड नहीं हो सकता, वर्ब से तो शुरू नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं है कहीं पर में भी। एस से शुरू करके देखते हैं, क्योंकि सेकंड वाला ऑप्शन एस से है। सो सम न्यू कॉम्पोजिट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट्स, वहां तक तो ठीक है, SQ तो ठीक है। पी फैसिलिटेट
ओके क्राइटेरिया मेरा सब्जेक्ट होगा, सम न्यू कॉम्पोजिट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया सब्जेक्ट होगा तो फैसिलिटेट तो लिख ही सकता हूँ, तो SQP तो आ सकता है, फैसिलिटेट द प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स पी के बाद आर वर नोटिफाइड इन 2020 विद गाइडलाइंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने फिर लास्ट में आर के चलते SQP तो फिर भी हम बना दें साथ में, सम न्यू कॉम्पोजिट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग and service units facilitate the present and prospective entrepreneurs were notified नहीं होगा, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। फिर SQ तो एक साथ आना ही चाहिए, तो फिर SQ को हम यहाँ पर मैं थर्ड या आंसर ही होना पड़ेगा, पढ़ भी लो एक बार SQR के साथ, ठीक है। Some new composite criteria of classification for manufacturing and service units were notified in 2020 with guidelines to facilitate 2 plus V1 to facilitate present, so P last में होना चाहिए, C is the correct answer, okay। अब देखते हैं ये लास्ट वाला, देखते हैं इसके साथ क्यों चल सकता है कि नहीं। इन द एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन द पॉलिसी सीक्स टू एजुकेट एंड इक्विप, टू एजुकेट एंड इक्विप, तो SQR तो एक साथ आ सकता है सर, तो SQRP आंसर होना चाहिए। 54 देखो इसका आंसर कौन सा है। इससे देखते हैं, पहले इसमें लिखा है टू गिव इम्पेटस टू द एम्प्लॉई इनिशिएटिव्स इन द कंट्री आर National Skill Development Corporation under the aegis of MSDE has been providing suitable job opportunities in the private sector to youth, organizing Rozar Mela across the nation for, नहीं हो सकता, तो SRQP नहीं हो सकता, Q और P सही नहीं बैठ रहा। PQSR से शुरू करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग रोजगार मेलास across the nation for providing suitable job opportunities in the private sector to the youth, to give impetus to the employment initiatives in the country, ओके सो वो भी नहीं बन सकता, इसमें भी गड़बड़ी है, ये सेटिंग सही नहीं बैठ रहा। आर से शुरू करते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर द एजेस ऑफ MSD हैज बीन, आर उसके बाद P और हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग रोजगार मेलास अक्रॉस द नेशन, सो RP तो सही है, अक्रॉस द नेशन, फॉर प्रोवाइडिंग वो भी सही बैठ रहा है, तो RPQS आंसर होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए मेरा RPQS। नेक्स्ट वाले में आते हैं, अब आते हैं 56 क्वेश्चन में, इसका आंसर क्या हो जाएगा QPSR, Q के साथ ही शुरू करना पड़ेगा। Q में देखो इंडिया इज मूविंग फ्रॉम वुमेन्स डेवलपमेंट टू, मूविंग फ्रॉम टू, सो टू वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया, ओके सो QP, उसके बाद S, QP के बाद S, and an equal partner is where women are empowered, strong and equal partner in the country's overall performance, तो R लास्ट में होना चाहिए, C is the correct answer। नेक्स्ट वन, इसमें क्या होगा फिर, टू प्रोवाइड एडिशनल वन, ठीक है, इसका आंसर क्या है QPSR, Q से ही शुरू करना पड़ेगा तुमको। उज्ज्वला 2 was launched in 2021 to provide additional 1 crore LPG सिलेंडर कनेक्शंस, LPG के साथ कनेक्शंस आने ही पड़ेगा, तो PS एक साथ ही होना चाहिए, तो PS तुम्हारा लास्ट वाले में है, तो D इज द करेक्ट आंसर। 58 में देखो द करेक्ट आंसर इज QRSP, Q के साथ और Q से ही शुरू होना पड़ेगा। Q में लिखा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ प्लानिंग टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल, अगर लिख दो एनवायरमेंटल कंसर्न्स, R और S एक साथ ही आना चाहिए, तो RS वाला को इसमें देखो एक ही में है, मैंडेटरी पेयर RS तुम्हारा सिर्फ B में है, तो B इज द करेक्ट आंसर। 59 में देखो, 59 का आंसर है A, QPRS, Q से ही शुरू करेंगे। Hours of content are shown in a way, hours of content are shown in a way that may push the reviewers to think that they are watching a program, R और S एक साथ आना चाहिए, और S और दो ही में ऑप्शन में है, और Q से शुरू होना पड़ेगा, तो A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर है तुम्हारा A, RSPQ, R से ही शुरू करेंगे। द मिनिस्ट्री एक्सटेंड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स, कामा मतलब और एक आइटम चाहिए, a group of individuals and cultural organizations engaged in performing visual and literary arts in the field of intangible heritage, PQ एक साथ आना चाहिए, PQ के साथ में तुम्हारा देखो और कोई भी ऑप्शन नहीं है, दिस द करेक्ट वन, ठीक है। अब इन सब क्वेश्चंस का मैं इसको डिस्कशन पूरा नहीं करूंगा, सिर्फ आंसर बता रहा हूं
याद रखना, क्योंकि इसको डिस्कस करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, तुमने ऑलरेडी मेहनत करके कर लिया है, ठीक है। तो आंसर केवल देख लो इसका क्या है, ठीक है। इसमें भी क्या करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है कि पहले पहले जो दिया हुआ सेंटेंस है S1 और S1 दिया हुआ है तो S1 का कनेक्शन ढूंढना है। कनेक्शन कैसे ढूंढते हैं, फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ करके देखते हैं लॉजिकल कनेक्टर क्या हो सकता है और फिजिकल कनेक्टर। लॉजिकल कनेक्टर का मतलब है क्वेश्चन पूछकर, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। यस, अगर S1 शुरू वाला सेंटेंस है तो इसमें व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी वगैरह पूछेंगे तो कोई ना कोई आंसर तो दिखना चाहिए। तो इसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा होगा जिस पर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर भी दिखेगा तो लॉजिकल कनेक्शन मिल जाएगा। अब लॉजिकल कनेक्शन मिल गया तो कंपलसरी पेयरिंग कर लो, कम से कम 2 सेंटेंस एक साथ आने चाहिए, वो देख लो तो काम बन जाएगा। तो इसका आंसर है 61 का आंसर है RSPQ C। ओके, देन 62nd का आंसर है PQSR। PQSR, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आंसर दे रहा हूँ। अगर डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछना, फिर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसका, ठीक है, अगर डाउट हो तो, ठीक है। PQSR। फिर नेक्स्ट है 63 का आंसर है PQSR A। 64 का आंसर है RQSP। 65 का आंसर है QPRSC, ठीक है। 66 का आंसर है A। लेकिन यहां देखो, यहां पर मैंने लिख दिया है, मैंने तो सारे क्वेश्चन ये सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बता रहा हूं कि इसमें ये आंसर है, क्योंकि करेक्ट फॉर्मेट तो PQSR होने चाहिए, वो है नहीं हमारे पास में, तो मिस प्रिंट भी हो सकता है। P से ही शुरू होगा वो बात तय है, इसलिए ए ही आंसर होना चाहिए, कम्स क्लोज। फिर 67 का आंसर है तुम्हारा C, SQRP। 68 का आंसर है RSPQ। 69 का आंसर है SQRP। मैं इन क्वेश्चंस को तुम्हारे साथ कर नहीं रहा हूं, चूंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और ऑलरेडी तुमने कर लिया है। तो इसमें जो डाउट है, जिस क्वेश्चन में भी डाउट है, किसी मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालो, मैं ज़रूर आंसर दूंगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं दे दूंगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 70th का आंसर है PRSQ, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द 71st क्वेश्चन। अब ये सब में तो सर, ये सब तो बड़ा आसान है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना ये तो सबसे पहले आना चाहिए हमको, ठीक है। मेरे ग्रामर क्लासेस में पहले पहले तुमको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ाता हूँ, उसके बाद फ्रेजेस क्लॉजेस पढ़ाता हूँ, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इतना लॉजिकली पढ़ाता हूँ कि एक बार ग्रामर सीख लोगे कभी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो लेट्स चेक। इसमें बताना है क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन नाउन है। SION, SI, ये सब अगर किसी भी सफिक्स में आता है तो नाउन ही है। SION, TION, TUDE, ISM, ASM, ये सब आता है, तो रूट्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस सीखना जरूरी है। तो ये तो नाउन है सर, तो पहला वाला तो नाउन ही है, तो 1 A के साथ चलना चाहिए, तो A1, तो B और C में से कोई एक आंसर होगा। सेकंड कंडीशनली जो है वो एडवर्ब है, C के साथ 2 होना चाहिए, तो C के साथ 2 और A के साथ 1, C इज द आंसर, हो गया, ठीक है। क्वालिफाई वर्ब है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, V4 V3 एडजेक्टिव का काम कर सकता है, V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब्स के एडजेक्टिव के काम कर सकते हैं, पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स के काम कर सकते हैं, V3 V4 को पार्टिसिपल भी कहा जाता है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहले देखते हैं एरर क्या है। एरर तो नाउन है, तो 1 के साथ A होना चाहिए, A के साथ 1, मतलब 2 ही आंसर हो सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं एरोनियसली, तो C जो है एरोनियसली वो एडवर्ब के लिए होना चाहिए, तो C2 होना चाहिए, तो C2 किस में है, C में, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका C, ठीक है। और जो है वो वर्ब है और एरोनियस जो है वो एडजेक्टिव है। याद रखना OUS, IBLE, ABLE, हाँ, FUL, SOME, ये सब एडजेक्टिव C होते हैं, सफिक्स देखकर ही पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो आंसर हो गया C। फिर हम देखते हैं आया थिंक, केयर, केयरफुली, केयरफुल। अब इसमें जरा, थिंक वर्ब है, केयर जो है वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, केयरफुली एडवर्ब है, केयरफुल एडजेक्टिव है। तो इस दोनों को तो देख लेते हैं। C के साथ 3 और 4 के साथ D होना चाहिए, C3 D4 होना चाहिए,
तो आंसर हो गया हमारा C3D4 B, ठीक है। और ये टू को उन्होंने ए को नाउन माना है और ए को नाउन माना है केयर, और वर्ब इज बी के लिए वन। सो आंसर है हमारा ये बी। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें भी डुअली तो एडवर्ब है, तो वन का डी होना चाहिए। इसमें एडवर्ब जो है वो सी है, तो सी के साथ वन होना चाहिए, तो सी के साथ वन तो एक ही है। तब ए टू एट में डुप्लीकेशन तो नाउन है, डुअली एडवर्ब है, डुप्लीकेट एडजेक्टिव है, और ड्यूपल वर्ब है, ड्यूपल एडजेक्टिव है, ठीक है। और डुप्लीकेट तब वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये मिलना चाहिए, तो डुअली एडवर्ब, एडवर्ब किस में है, C1 होना चाहिए, तो C1 ये। ए का टू, नाउन जो है डुप्लीकेशन है, वर्ब जो है, वर्ब तुम्हारा जो है वो है तुम्हारा डुप्लीकेट, बी इज थ्री एंड एज टू, बस सी हो गया। सर डुप्लीकेट को तो कई सारे एडजेक्टिव को नाउन की तरह भी यूज कर देते हैं, तो वो डुप्लीकेट लेकर आया, वो क्या लेकर आया, डुप्लीकेट लेकर आया, समान कोई चीज डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट याद रखना, कई सारे एडजेक्टिव्स को हम नाउन की तरह यूज कर देते हैं, कई सारे एडजेक्टिव्स को, ठीक है। तो इट इज बी। नेक्स्ट वन इज, इसमें देखो अगला वाला देखो, इसमें एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब, सी का वन होना चाहिए, सी का वन, तो बी और डी में ये कर आ गया। फिर नाउन कौन सा होना चाहिए, स्पेक्टेटर, ए का थ्री और सी का वन, ए का थ्री, सी का वन, ए का थ्री, सी का वन, तो डी में। और स्पेक्टेटोरियल एडजेक्टिव है, IAL आता है, एडजेक्टिव हो जाता है। स्पेक्टेट जो है वो वर्ब है। फिर नाउन में हम देखते हैं, इसमें भी नाउन में जरा सी दिक्कत हो सकती है, सर ING नाउन मानूं या हार्क को नाउन मानूं, अगर मान लो ये समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले जो आसान है उसको देख लेते हैं। डी एडजेक्टिव है, ORY ARY आएगा तो एडजेक्टिव है, ORY ARY होगा तो एडजेक्टिव ही है, ENT ANT होगा तो एडजेक्टिव ही है, ठीक है। तो पहला तो डी तो सेट हो गया कि सर D1 होना चाहिए, तो D1 के साथ दो ही ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद हियर तो वर्ब ही है, तो B2 होना चाहिए, B2 होना चाहिए, तो हमारा D1 B2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तब आपने इंटरजेक्शन, हार्क को इंटरजेक्शन बना के रखा है, ठीक है, हार्क का मतलब सुनो, ठीक है। तो सी इज थ्री, और हमारा नाउन जो है उसको ING बना के रखा है, जेरेंट को, ठीक है। चलो, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन फिर देखते हैं, वर्ब तो नो तो वर्ब ही है, तो B2 ही होना चाहिए, तो B2 में दो ऑप्शन है। एडवर्ब तुम्हारा नोइंगली ही है, ठीक है। नाउन तुम्हारा नॉलेज है, तो A4B2 पहला हो, ए इज द करेक्ट आंसर। A4B2 C, एडवर्ब जो है तुम्हारा C3 एंड D1, ठीक है। एडजेक्टिव, अब नोइंग ING को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, चालाकी से वो ING को छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि वो 3-4 तरीके से काम कर सकता है, वर्ब का काम कर सकता है, एडजेक्टिव का काम कर सकता है, नाउन का काम कर सकता है, तो उसको छोड़ देता हूँ, बाकी को सेट करके उसको सेट कर लूँगा, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन फिर देखो, IVE आता है तो एडजेक्टिव ही है, तो कोजिटेटिव एडजेक्टिव ही है, ठीक है। और कोजिटेट वर्ब है, ठीक है। तो तुम्हारा B is 3 and D is 4, B is 3 D is 4, B is 3 D is 4, तो A के साथ 1, कोजिटेशन, ये तो नाउन ही है, ION आता है तो नाउन ही है, बताया था, और एडवर्ब पेंसिवली, तो तुम्हारा A1 B3 C2 और D4 C, ठीक है। नेक्स्ट वन फिर देखो, इंट्यूशन, सर ए के साथ तो 2 ही, ION आता है तो नाउन हो जाता है, तो ए के साथ 2 होना चाहिए, तो ए के साथ 2, दो ऑप्शन है। वर्ब में इंट्यूट, बी के साथ 4 होना चाहिए, तो बी के साथ 4 होने के लिए बी ही हमारा सही है। सी क्या है, एडवर्ब, इंट्यूटिवली, वो तो 3 ही है, और डी का 1 इंट्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो आंसर इज बी, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि सर और भी कुछ आ गया इसमें,
नाउन वगैरह पहचानेगा। His happiness was obvious as he had won unprecedented appreciation for his hard work। दो तरीके से बहुत आसान है ये, ठीक है। NESS, DOM, ICE, हाँ, ASM, ISM, हाँ, MENT, TUDE, ये सब नाउन भी हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एकदम निशान है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के निशान भी हैं। तो सर यहाँ तो आपने हैप्पीनेस लिखा है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहुत ही आसान है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा नाउन है जिसको छू नहीं सकता, तो ठीक है। NESS आएगा तो नाउन ही है। हिस वॉट, हिस हैप्पीनेस, ठीक है, नाउन है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, I wonder if at times it rains to give us some respite from the dull moments of life। Well, I wonder, सब्जेक्ट है I, wonder verb है तो आसान है। It rains, rains verb है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो wonder जो है verb है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वन, The manager expects every employee to do his duty। एम्प्लॉय नाउन है, उसके पहले एवरी लगा कर रखे तो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन किस किस्म का एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी, ईच, ईदर, नीदर। एवरी, ईच, ईदर और नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन सकता है। इसमें एवरी को छोड़ दोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बन जाएंगे। ईच, ईदर, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बन जाएंगे। एवरी को, और ये चारों एडजेक्टिव का काम कर सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव न्यूमरल तो एडजेक्टिव 1 2 3 4 तो नहीं है, लेकिन चलेगा, ठीक है। देन द राइटियस ऑलवेज इमर्ज विक्टोरियस। सर सब्जेक्ट कौन सा है? राइटियस, लेकिन वो यूज तो एडजेक्टिव होता है सर। लेकिन मैंने कहा है कि एडजेक्टिव को नाउन बना के लिखा जा सकता है। एडजेक्टिव को नाउन बना के लिखा जा सकता है, और ऐसे लिखने पर आम तौर पे मैं नाउन को जनरल यूज में रखता हूँ, मतलब पीपल के लिए, लोगों के लिए लिखता हूँ जनरली। तो राइटियस पीपल, जैसे तो कवर्डली बोलता हूँ, डरपोक अगर बोलता हूँ तो डरपोक लोग, अमीर बोलता हूँ तो अमीर लोग, ठीक है। तो याद रखना, जब भी एडजेक्टिव को नाउन बनाते हैं तो नॉर्मली हम किसी एक बंदे के लिए नहीं बनाते हैं, पूरे समूह के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं तो द राइटियस जो है वो तुरंत तुरंत नाउन ही बन जाएगा, और नाउन भी बन जाएगा, प्लूरल भी बन जाएगा, जो कि पीपल के लिए बातचीत हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन, द राइटियस, ठीक है। एडजेक्टिव को नाउन बना के लिखते हैं तो क्या क्या होता है बताओ ना। एडजेक्टिव को जब नाउन बनाते हो तो दो चीज़ें हम याद रखते हैं, पहले द लिखते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी लिखते हैं, है ना, तो इसलिए प्लूरल नाउन। नेक्स्ट वन, इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। बहुत ईजी हो गया, पहले ही और एक बार एवरी कर चुके हो, ठीक है। डे नाउन है तो एवरी डे एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आई मस्ट डैश आस्क फॉर टॉलरेंस फ्रॉम द बोर्ड। एक ट्रांजिशनल वर्ड चाहिए, एक कनेक्टिव चाहिए, ठीक है, कनेक्टिव चाहिए। तो क्या बोलते हैं? दस या देयरफॉर। फॉर एग्जाम्पल तो नहीं होगा, तो बोले कि भाई टॉलरेंस चाहिए मैं किसी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप हमको माफ कर दें। तो इसमें दो ही हो सकता है, या तो दस या तो देयरफॉर। देयरफॉर तो क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब है इसीलिए, उन कारणों के चलते, ठीक है। दस का मतलब है इसीलिए, दस का मतलब इससे परिणामित होता है, कि दस का मतलब परिणामित होता है, तो परिणामित नहीं हो सकता, तो देयरफॉर। फिर ये सब ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, याद रखना। डैश एलोक्वेंट एक्सप्रेशन ऑफ द स्केप्टिसिज्म कैन बी फाउंड इन द हाई थियरी रिमूव फ्रॉम रियलिटी ऑफ द क्वेश्चन। इस सेंटेंस ही ना समझ में आए, इतने तरीके का है। स्केप्टिसिज्म का मतलब है द बिलीफ दैट एवरीथिंग कैन बी डाउटेड। स्केप्टिसिज्म का मतलब है हर चीज पर डाउट होना, ठीक है। डैश eloquent expression of this skepticism can be found in the high theory removed from the reality। eloquent expression का मतलब है धारा प्रवाह, इसकी इसकी जो एक्सप्रेशन है उसको, इस स्केप्टिसिज्म का, इस डाउट को कहाँ पाया जा सकता है? थियरी में पाया जा सकता है, जो वास्तविकता से बहुत ज़्यादा हटी हुई है। तो क्या लिखना पड़ेगा? अनएंगेजिंगली, समवॉट, इंडीड या फॉर्चुनेट, ठीक है। याद रखना, इंडीड और ऑफ कोर्स जो है, हम किसी चीज़ को सत्यापित करने के लिए, किसी चीज़ पे जोर डालने के लिए यूज़ करते हैं, तो इंडीड या ऑफ कोर्स, तो इसमें इंडीड आएगा। इंडीड एलोक्वेंट, वास्तव में, ठीक है, मैं जोर डालना चाहता हूँ वास्तव में, तो इंडीड। फॉर्चुनेट नहीं आ सकता है, फॉर्चुनेटली होता तो फिर सोचा हुआ जा सकता था,
फॉर्चुनेट तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब होता तो सोचा भी जा सकता, तो ये नहीं है। समवॉट, अगेन समवॉट बोलकर कमा नहीं मार पाओगे क्योंकि वो एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, हमको एडवर्ब ही चाहिए। तो दो ही एडवर्ब्स हैं, अनएंगेजिंगली, इंडीड। अनएंगेजिंगली का मतलब जिसको एंगेज नहीं करते हुए, मीनिंग ही साथ नहीं देगा, तो इंडीड वास्तव में काम करेगा। सी, टफ क्वेश्चन था। 88, आई शैल कंसिडर, दो कमा आया मतलब है कि फिर आपको एडवर्ब ही चाहिए। हाँ, एडवर्ब चाहिए, लेकिन कौन सा सही तरीके से ट्रांजिशन करते हुए आ सकता है। कोई पिछले सेंटेंस से आ रहा है, उसको हमको समझना पड़ेगा किस तरीके से इसको हम ट्रांजिशन कर सकते हैं। आई शैल कंसिडर डैश द नैरो लाइन्स ऑफ आर्ग्यूमेंट आर्टिकुलेटेड बाय फिलोसोफर्स, ठीक है। मैं कंसिडर करूंगा उस नैरो लाइन्स ऑफ आर्ग्यूमेंट जो फिलोसोफर्स ने कहा था। आर्टिकुलेट मतलब जिस, बहुत अच्छी तरीके से बताना, जो फिलोसोफर्स ने आर्टिकुलेट आर्ग्यूमेंट को आर्टिकुलेट किया है, उसको मैं कंसिडर करूंगा। कैसे कंसिडर करूंगा? स्वी जनरल्स के बारे में बाद में सोचते हैं सर, वही सबसे बड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो उसके बारे में बाद में सोचते हैं। आई शैल इन पर्टिकुलर हो सकता है, दो कमास के बीच में डालते हैं क्योंकि वो एक एडवर्ब है। हाँ, खास करके ये हो सकता है। आई शैल कंसिडर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट होता तो होता था, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब रह गया तीन वर्ड, इन पर्टिकुलर लिख, ठीक है, आंसर है इन पर्टिकुलर। तो स्वी जनरस तो यूनिक का मीनिंग देता है, तो सवाल ही नहीं है, यूनिक तो हो नहीं सकता। मैटर ऑफ फैक्टली और ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट होता तो इसको लिख सकता, तो ये भी नहीं आ सकता। सेरेंडिपिटस का मतलब है लकीली, ठीक है, फॉर्चुनेटली, तो फॉर्चुनेटली का तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, ठीक है, तो एक ही बात रह सकता है, इन पर्टिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब 89 में आते हैं, तो सबसे पहले तो हिंदी ही समझना पड़ेगा 89 का। इश्यूज ऑफ रिलीजियस प्लूरैलिटी आर एम्बेडेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फॉलोअर्स ऑफ द पार्टी। मतलब है अलग अलग अनुयायियों, पार्टी के अलग अलग अनुयायियों के रिलेशनशिप में अंतर्निहित है धार्मिक बहुलता। मतलब धार्मिक बहुलता जो है, धार्मिक बहुलता के मुद्दे, धार्मिक बहुलता के मुद्दे किस पे अंतर्निहित हैं? पार्टी के डिफरेंट फॉलोअर्स के रिलेशनशिप में अंतर्निहित है। हिंदी अगर मान लो मैं बहुत सिंपल हिंदी में बोलूं तो ज्यादा अहम यह है कि धार्मिक विविधता के मुद्दे पार्टी के अलग अलग अनुयायियों के रिश्तों में जुड़े हुए हैं। जरा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन तब लिखना क्या पड़ेगा सर? खास करके सिग्निफिकेंटली लिखना पड़ेगा, बस ओवर मच लिख नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेडली लिख नहीं सकते, समवॉट नहीं लिख सकते। अभी अभी बताया था समवॉट नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 90, 90th क्वेश्चन, डैश वी कैन टेक रिकोर्स टू व्हाट आई कॉल्ड एन आर्गुमेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है। इसीलिए इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसीलिए मैं क्या करूंगा, या आखिरकार मैं क्या करूंगा, उस रिकोर्स का मतलब है कि मैं उस ऑल्टरनेटिव को पकड़ूंगा या उस रास्ते को चुनूंगा जो मैं कहता हूं कि साधारण जीवन से जो आर्गुमेंट है लास्ट में वही पकड़ूंगा। तो क्या होना चाहिए? फाइनली, फाइनली वी कैन टेक रिकोर्स टू, हम उसी में जाकर आश्रय पा लें कि ऑर्डिनरी लाइफ के आर्गुमेंट पे ही भी जाकर आश्रय पा लें, तो फाइनली, ठीक है। फेटली का मतलब है जिससे कि मृत्यु हो जाए, ही वॉज फेटली शॉट। अग्रीविडली का मतलब है दुखी होके, तो दुखी होके काम नहीं करेगा, एक्सेप्टेबली नहीं काम करेगा, ओके। सो फाइनली वी कैन टेक रिकोर्स टू, हम आखिरकार जाके आश्रय उस बात पे ले सकते हैं कि भाई हमने एक आर्गुमेंट जीवन से लिया है, ठीक है। ये सब सेंटेंसेस अच्छे खासे डिफिकल्ट लेवल के हैं, पहले तो समझ में नहीं आता, बिना कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंस समझ नहीं आते, उसके बाद सही सही वर्ड ढूंढना, ठीक है। These 5 questions were tough. Okay, now let's try डिफरेंस इन मीनिंग। लूज एंड लूज में क्या फर्क है? ये लूज तो वर्ब है, हारना, और ये लूज तो ढीला है। ये एक वर्ब है, ये एक एडजेक्टिव है। लूज इज अ वर्ब, लूज इज अ वर्ब, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। लूज इज अ वर्ब मीनिंग टू मिसप्लेस, एंड लूज इज एन एडजेक्टिव मीनिंग स्लैक और मूवेबल, तो यही आंसर हो जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट वन है एनी वे एंड एनी वे, ठीक है, याद रखना ये और यूज, ये तो और यूज भी नहीं होता, ये एनी वे एक साथ में तो और यूज भी नहीं होता, एनी वे, अगर एनी वे,
ठीक है, कह ही दिया। तो एनी वे का मतलब है कुछ भी हो, ठीक है। तो एनी वे इज एन एडवर्ब, सही है। और एनी वे जो है कोई रास्ता, एनी वे कोई भी मेथड, कोई भी तरीका, ठीक है। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 92 का आंसर हो जाएगा सी, एनी वे इज एन एडवर्ब मीनिंग रिगार्डलेस, कुछ भी हो। और एनी वे इज अ फ्रेज, कोई भी रास्ता हो, ठीक है। कुछ भी हो, कोई भी रास्ता हो। एनी वे का मतलब है कुछ भी हो और ये कोई भी रास्ता हो, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देन एल्यूजन और इल्यूजन। एल्यूजन का मतलब है इनडायरेक्ट रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस। और इल्यूजन का मतलब है भ्रम। तो एल्यूजन इज अ नाउन, दोनों ही नाउन है, आईओएन है, दोनों ही नाउन है, ठीक है। तो वो वाला सब तो छोड़ ही सकते हो, ठीक है। इल्यूजन इज अ नाउन, एल्यूजन इज अ नाउन, illusion is a noun, illusion is a noun. Illusion is a noun that is an implied reference to something, सही है। illusion is a noun that refers to a false idea. A is the correct answer, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। 95 में आते हैं अप्रेज एंड अप्राइस। तो कई बार हमने पिछले सीजन में भी ये सब सारे क्वेश्चन कराया था तुमको, ठीक है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अप्रेज का मतलब है एवेलुएट करना, असेस करना, आंकलन करना। ये अप्राइज का मतलब है इन्फॉर्म करना। ये वर्ब है, दोनों ही वर्ब है, एक एवेलुएट करना, एक इन्फॉर्म करना। अप्रेज इज अ वर्ब मीनिंग टू इन्फॉर्म, नहीं। Appraise is a verb meaning to examine and form an opinion about something, सही है। Apprise is a verb meaning to inform about something, सही है। B is the correct. Climactic आता है climax word से, climactic आता है climax word से, और climatic आता है climate से, ठीक है। So climatic is an adverb, नहीं है। Climactic is an adjective meaning climate of a particular area, सही नहीं है। Climactic climax से आता है। Climactic is a verb, नहीं है। Climactic is an adjective, सही है, meaning moment of heightened excitement, and climatic is an adjective meaning climate of a particular area. D is the correct option. 96 में सर जैसे ही ये एडवाइस देखते हो, ये नाउन है ना। आईएससी वर्ब होता है, आईजेडी वर्ब होता है, आईसीई नाउन होता है, ठीक है। तो एडवाइस नाउन है, तो इसमें बताना है कि भाई सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। 4 sentences have been framed during the word in different tense forms, only one of which makes use of the word correctly. एक ही सेंटेंस सही है। तो ये पहला वाला गलत है, चूंकि वर्ब की तरह लिख रहे हो। ही एडवाइस्ड, ICED नहीं होना चाहिए, ISAED होना चाहिए, तो पहला गलत है। डॉक्टर्स एडवाइस सही है, ठीक है। द टीचर रिपीटेडली एडवाइस्ड, फिर वर्ब की तरह लिख रहे हो, गलत है। एल्डर्स ऑफन आर ऑफन एडवाइजिंग, ये भी गलत है, तो बी सही है। नेक्स्ट है इलिसिट, यह एक एडजेक्टिव है ना। इलिसिट का मतलब है अमान्य, इलिसिट का मतलब है अमान्य, ठीक है, अमान्य। और एलिसिट का मतलब है वर्ब है, निकालना होता है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स को इस बार इस तरीके से दिया हुआ है। एलिसिट का मतलब बाहर निकालना, वर्ब है। इलिसिट का मतलब है अमान्य। द पुलिस पुट आउट अ नोटिस टू इलिसिट, वो तो एलिसिट आना चाहिए, बाहर निकालने के लिए, ये वर्ब चाहिए था, इसलिए गलत है। इलिसिट ट्रेडिंग इन लिकर became profitable during the prohibition, ये सही है। The offer of new residential areas elicited, ठीक है, नहीं होना चाहिए। elicit मतलब verb चाहिए। The news of the earthquake फिर elicited होना चाहिए, ठीक है। तो B is the correct one. 8 में आते हैं। इफेक्ट क्या है सर? ये वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, लेकिन अफेक्ट तो वर्ब ही होता है, ठीक है। इसका मतलब है प्रभाव डालना। हाँ, इफेक्ट का मतलब है नतीजा लाना। अगर वर्ब की तरह करेंगे तो नतीजा लाना या नतीजा, नाउन की तरह, ठीक है। सो द वेदर कंडीशंस बिगैन टू अफेक्ट हिज हेल्थ, प्रभाव डालना शुरू किया, तो ये गलत है। क्लाइमेट चेंज विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्लानिटरी लाइफ, सही है। द पीपल ऑफ द टाउन वर डीपली अफेक्टेड बाय, होना चाहिए, सी गलत है। ऑल क्रीचर्स आर अफेक्टेड बाय इमोशन, सो बी। 99 में ये ब्रेक का मतलब है जो ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगा के रोकते हैं, और ये ब्रेक का मतलब है टूटना, है ना। सो फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस कॉज द ब्रेकिंग ऑफ द फ्लो ऑफ द स्पीकर, कॉज द ब्रेकिंग, ये वाला ब्रेकिंग होना चाहिए। कंटिन्यूटी ब्रेक करना, सेंटेंस बहुत गड़बड़ है। कॉज द ब्रेकिंग ऑफ द फ्लो, बहुत बेकार सेंटेंस है। एनीवे, ब्रेकिंग होना चाहिए उसमें। The rapid swirling water caused the dam walls to break. Again, to break, BRE, AK आना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है।
द ड्राइवर ब्रेक्स शार्पली टू अवॉइड कोलिशन, सही है, ब्रेक मारना। द यंग ऑफिसर डिड नॉट नो हाउ टू ब्रेक द अनवेलकम न्यूज, ब्रेक, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। 100th क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन रह गए, फटाफट कर लेते हैं। इंसाइट का मतलब है प्रोवोक करना, भड़काना, वर्ब है ये, ठीक है। और एक इंसाइट है ये, इसका मतलब है नजरिया, ठीक है, गहरी गहरी नजरिया, ठीक है। तो ही हैज डीप इंसाइट, सवाल नहीं है, इंसाइट वर्ब है, ये तो नाउन की तरह यूज हो गया, नाउन की तरह यूज हो गया, इंसाइट वर्ब है और गलत भी है। फिर द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इंसाइटेड फीलिंग्स ऑफ एंगर, सॉरो एंड ग्रीफ, ये तो सही है, भड़काना, वर्ब की तरह यूज हुआ है। हिज रिसर्च गिव द ऑडियंस एन इंसाइट, INSIGHT आना चाहिए, ये गलत है। सिंस he was incited, was लिखेंगे तो incited, ओके। सो नेक्स्ट वन इज 101। अब आ गया हमारा वर्ड या एक्सप्रेशन का मीनिंग ढूंढ के बताना है, ठीक है, मैच कराना है। तो अगेन बहुत ईजी है, जो वर्ड आता है उसी से पकड़ो, जो वर्ड हमें आता है उससे पकड़ो, ठीक है। इसमें एनसीयू का मतलब क्या है, फॉलो करना, तो हैपन एज अ रिजल्ट, तो ए का 4 होना चाहिए, तो ए का 4 दो ऑप्शन है। फिर सेकंड आता है मोरास, मोरास का मतलब है मोरास का मतलब है मडी ग्राउंड, हाँ, गीला ग्राउंड को बोलते हैं। तो मोरास बी का होना चाहिए 1, तो आंसर हो गया सी। इम्ब्रोलियो का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स, चैलेंजेस, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इश्यूज। और पॉपुरी का मतलब है, ये पॉटपुरी नहीं है, पॉपुरी, ठीक बोलना नहीं है, पॉपुरी का मतलब है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट वाला मैलवर्सेशन, कॉनंड्रम, इंसेसेंट, मल्क्ड, ठीक है। अच्छा, मल्क्ड का मतलब तो होता है टैक्स के रूप में पैसा छीनना, ठीक है, मल्क्ड का मतलब होता है। तो डी का 3 होना चाहिए, तो डी का 3 में 2 फिर ऑप्शन है, मल्क्ड हो गया, ठीक है, डी का 3 हो गया। फिर कंटिन्यूइंग विदाउट अ ब्रेक, वो हो गया इंसेसेंट, तो सी का 1 होना चाहिए, तो सी का 1 और डी का 3 तुम्हारा ए में है, तो आंसर हो गया ए। कॉनंड्रम का मतलब है पजल, ठीक है, पजल। और मैलवर्सेशन का मतलब है करप्ट बिहेवियर ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, मैलफिसेंस जो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आया सर इम्प्यून, स्प्यू, हैरांग, जिबरिश। जिबरिश बहुत आसान होता है, हर किसी को पता है। जिबरिश का मतलब है बच्चों की तरह बात करना, कोई मीनिंग ना समझ में आए, ठीक है, बात ऐसे बोलना जो समझ में ना आए, तो मीनिंगलेस वर्ड्स। डी का 1 होना चाहिए, तो डी के 1 में 3 ऑप्शन है, ठीक है। फिर स्प्यू एक वर्ब है, स्प्यू का मतलब उगलना, ठीक है, तो स्प्यू का मतलब उगलना, ठीक है, बहुत जोरदार तरीके से उगलना। तो 3, बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3 और डी का 1, सी इज द करेक्ट आंसर। स्प्यू का मतलब है फेंकना, इम्प्यून का मतलब है डाउट एक्सप्रेस करना, डाउट एक्सप्रेस करना। और हैरांग का मतलब है बहुत क्वेश्चन पूछ पूछ के, ठीक है, हैरांग का मतलब है बहुत लंबी चौड़ी स्पीच, गुस्सैल लंबी चौड़ी स्पीच को हैरांग बोलते हैं। फिर कैविएट का मतलब क्या होता है, वार्निंग, तो सी का ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 दो ऑप्शन है, ठीक है, कैविएट ये 2 होना चाहिए। एम्बल का मतलब है चलना, ठीक है, तो वॉकिंग एट अ स्लो पेस, तो बी का 3 होना चाहिए, तो ए का 2, बी का 3, तो हमारा सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। एकोलाइट का मतलब होता है फॉलोअर, आर्केक का मतलब वेरी ओल्ड, ठीक है। फिर होता है, फिर आज के लिए देखो कर्नल, ब्रूक, जिंक्स या सोलस, ठीक है। इसमें सबसे आसान वर्ड क्या है, सोलस, सोलस का मतलब है कंफर्ट देना, ठीक है, सो समथिंग दैट गिव्स कंफर्ट। डी का 3 होना चाहिए, तो डी में 3 देखो, एक ही 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद ब्रुक का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम, पतला सा एक धार बह नदी का, ठीक है, छोटी सी नदी हो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रुक। तो बी के लिए 2 होना चाहिए, बी में 2 कौन सा है, ए में है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। जिंक्स का मतलब है बैड लक, और कर्नल का मतलब है आउटर शेल, कोकोनट का कर्नल, कोकोनट का आउटर शेल, ठीक है। फिर
इसमें आते हैं फीट, फेड, फैदम, फॉपा। ये तो खूब रगड़े हो गए, खूब सीखे हो गए, क्योंकि भाई सर फॉरेन एक्सप्रेशन आएगा, फॉरेन एक्सप्रेशन आएगा, खूब सीखे हो गए। तो इसी यही पहले पहले पकड़ो। फॉपा का मतलब क्या है? एन एम्बेरसिंग मिस्टेक। तो डी का 3 होना चाहिए, तो डी में का 3 में 2 ऑप्शन है। ठीक है, फिर आता है फीट का मतलब अचीवमेंट। ठीक है, तो अचीवमेंट, एन अचीवमेंट 4, तो ए का 4 और डी का 3, ए का 4 डी 3 वो दोनों में ही है। उसके बाद देखते हैं फेट मतलब क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड अ पर्सन कंट्रोल, वो ये हो जाता है। तो बी का 1 होना चाहिए, तो बी का 1, तो सी में वो लिखा हुआ है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आ गया हैच, हॉटी, ग्रफ और ग्रूवलिंग। ठीक है, इसमें सबसे आसान कौन सा है देख लो, हॉटी। हॉटी का मतलब एरोगेंट होना, तो बी का 2 होना चाहिए, तो बी का 2 में 2 ऑप्शन फिर है। ठीक है, ग्रफ का मतलब है रफ होना। ठीक है, रफ एंड लो इन पिच, ग्रफ आवाज में बात करना, तो बी का 1 होना चाहिए। सॉरी सॉरी, बी का होना चाहिए, रफ एंड लो इन पिच। बी 1 का है, सॉरी, सी, सी का 1 होना चाहिए, तो सी का 1 भी है। ठीक है, B2C1, B2C1 दोनों में ही है। ठीक है, तब वहां से काम नहीं बनेगा। ग्रूवलिंग का मतलब है बहुत ही टायरिंग एंड डिमांडिंग, तो अब डी का 3 होना चाहिए, तो डी में 3, तो हमारा पहला आंसर है। ठीक है, नुकसान पहुंचाना, बिगाड़ना। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, विनाश करना, एक्सटरपेट करना, एक्सटॉल करना, प्रेज करना। ठीक है, तो पहले पहले देखते हैं, वहीं से शुरू करते हैं, प्रेज वाले से। बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 में 2 है। एक्सट्रीमिटी का मतलब है जो सबसे दूर होता है, द फारदेस्ट पॉइंट, तो सी का 2 होना चाहिए, सी का 2। ठीक है, तो इन दोनों में ही है, कुछ नहीं कर सकते। B1 C2 दोनों एक ही जैसा है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर आता है एक्सपंज का मतलब है पूरी तरीके से हटाना, पूरी तरीके से मिटा देना। ठीक है, तब क्या होना चाहिए? एक्सपेंज का मतलब हो जाता है टू रिमूव कंप्लीटली, तो डी का 3 होना चाहिए, तो डी का 3, तो सी इज द करेक्ट आंसर। और एक्सटरपेट का मतलब है पूरा पूरी डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, फिर देखो डीवियस, डेवोल्यूशन, डेट्रीमेंट, डिट्रैक्ट। डीवियस का मतलब है बहुत ही श्रूड होना। ठीक है, श्रूड होना, बहुत ही चालाकी करना, तो ए का तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2, तो ए का आंसर में 2 ऑप्शन है। फिर बी में डेवोल्यूशन का मतलब है डेलीगेशन करना, किसी को जॉब दे देना या ये करना, तो ट्रांसफर ऑफ पावर, तो ए का 2 और बी का 3 होना चाहिए, ए का 2 बी का 3, सी इज द करेक्ट आंसर। बी का 3 था और ए का 2 था, A2 और B3, सो द करेक्ट आंसर इज बी। अब आ गया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को कैसे करते हैं? पूरा बिना सेंटेंस को पढ़े हुए कोशिश नहीं करना। ठीक है, कोशिश करते हैं पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, और अगर मान लो समझ में नहीं आया तो आगे भी पढ़ना है, उसके बाद भी जा सकता है। पहले सेकंड वाला भर दिया, उसके बाद आगे वाला भर दिया, ऐसा भी काम हो सकता है। तो देखते हैं, इट इज इंक्रीजिंगली डैश दैट लर्निंग लेवल्स विद इन मेनी कंट्रीज आर हाईली अनइक्वल। इट इज अगर बोलते हैं तो V3 या V4 चाहिए, एडजेक्टिव की तरह लिखना है, तो एक्टिव वॉइस नहीं चाहिए हमको, सिर्फ इसको टू बी वर्ब की तरह लिखना है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड, हमको एडजेक्टिव चाहिए, तो क्या लिखेंगे? इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट लर्निंग लेवल्स विद इन मेनी कंट्रीज आर हाईली अनइक्वल। दिस डे, this dash be happening because of institutional features of school systems such as early streaming, regional diversity. Okay, now this ought to भी तो नहीं हो सकता, ought और should भी तो नहीं हो सकता, मतलब होना चाहिए। ठीक है, may होना चाहिए, या तो must भी नहीं हो सकता, must का मतलब पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, so this must be happening हो सकता है, this may be happening ये भी हो सकता है। देखते हैं कि आगे जाकर पढ़ना पड़ेगा कि मस्ट लिखना चाहिए, पड़ेगा ऐसा ही होता होगा, या हो सकता है ऐसा हो रहा हो, क्लियर नहीं है। तो आगे वाला जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा, तो इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वाले में आते हैं। ठीक है, रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी इन समथिंग है ना, इन एक्सपेंडिचर और पॉलिटिकल एंगेजमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? डैश टू एजुकेशन, रीजनल डाइवर्सिटी इन एक्सपेंडिचर और पॉलिटिकल एंगेजमेंट। ठीक है, अनइक्वल एक्सेस टू, अनइक्वल एक्सेस टू
अनइक्वल एक्सेस, एक्सेस की बात करेंगे तो चीज़ों की बात करेंगे तो अनइक्वल बोलेंगे, और लोगों की बात करेंगे तो इनइक्वालिटी, इनइक्वल बोलेंगे। तो अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड नॉन इक्विटेबल एक्सेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर्स। तो यहाँ पर मैं मे भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ट का कोई सेंस नहीं आ रहा, तो मे, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पर मैं इन हो गया, यहाँ पर मैं अनइक्वल हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर्स अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज डैश विथ मोर लर्निंग आउटकम्स डैश हैव बेटर एवरेज लर्निंग। अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, वो जिनके पास है, देखो पूरा पढ़ लेते हैं क्योंकि सम भी आ सकता है, दीज भी आ सकता है, दोस्त भी आ सकता है, दैट नहीं आ सकता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज की बात हो रही है तो दैट नहीं हो सकता। पढ़ लेते हैं। अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, कुछ दोस्त या दीस मतलब बगल वाला, दोस्त मतलब वो, तो बाहर के देशों की बात कर रहा हूं, आपके पास नहीं है, दूर है, तो दोस्त लिखना पड़ेगा। अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, दोस्त कुछ होना पड़ेगा या वो बोलना पड़ेगा। तो डेवलप्ड कंट्रीज में बोलेंगे तो वो ही बोलना पड़ेगा, वही बोलना पड़ेगा, कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज में वो जो अच्छा कर रहे हैं, तो अब मैं अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, तो दोस्त लिखना पड़ेगा। सो अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज, दोस्त विथ मोर इक्वल लर्निंग आउटकम्स। हाँ, ऑल्सो के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता, प्रीपोजिशन आ ही नहीं सकता, कंजंक्शन ही चाहिए। ऑल्सो हैव बेटर एवरेज लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। फिर आउटकम्स हैव सजेस्टेड, अब यहां देखना, among the developed countries, those, अब verb लिख रहा हूं, those with more learning outcomes also have, ठीक है, देख रहा हूं, दो among the developed countries, those प्लूरली लिखना पड़ेगा, दैट तो लिख ही नहीं पाओगे चूंकि have के साथ नहीं चलेगा। these नहीं लिख सकता चूंकि बगल में नहीं है। some लिख सकता था, ठीक है, some लिख सकता था, some with more equal लिख सकता था, लेकिन वे among के साथ लिखे हो तो कंपैरिजन चाहिए, इसलिए those learning outcomes have suggested that appropriate interventions in the education sector may have positive effects on both equality and the quality of education. Economic inequality, इसमें सी ही होगा। Economic inequality is associated with the distribution of dash skills, क्या होना चाहिए, skills among adults, okay, distribution of, अच्छा, प्रोफिशिएंसी का मतलब तो स्किल्स ही होता है, तो वो तो हो नहीं सकता प्रोफिशिएंसी स्किल्स, तो क्या होना चाहिए, न्यूमरेसी स्किल्स, नंबर से काम करने के स्किल्स नहीं होते। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमरेसी स्किल्स अमंग एडल्ट्स, ऑल्दो द डायरेक्शन ऑफ कॉजेशन इज अनक्लियर। क्यों ऐसा होता है ये क्लियर नहीं है, लेकिन न्यूमरेसी, नंबर के साथ खेलना उनको बहुत कम आता है, तभी वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की भी इनइक्वालिटी भी देखा जा सकता है। आर्ग्यूएबली dash society will never reach total equality in the learning outcomes of every individual, ठीक है। मैंने ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि कोई भी के लिए क्या लिखते हैं, सम लिखते हैं या एनी लिखते हैं, एनी लिखते हैं, याद रखना एनी और सम के बीच में इतना ही फर्क है। सम का मतलब है कुछ या जरा, कुछ या जरा, ठीक है। एनी का मतलब है कुछ भी या जरा भी, सिर्फ भी जुड़ जाता है। अच्छा, इस सेंटेंस में देखना, आर्ग्यूएबली डैश सोसाइटी विल नेवर रीच टोटल इक्वालिटी इन लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। कोई भी सोसाइटी नहीं कर पाएगा, कोई भी सोसाइटी नहीं कर पाएगा, ठीक है, टोटल इक्वालिटी लाना लर्निंग आउटकम्स में, कोई भी सोसाइटी नहीं कर पाएगा। कोई तो नो लिखना पड़ेगा, एनी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी हो जाएगा, वो कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, तो कोई भी के साथ नहीं जुड़ जाता है तो नो हो जाता है वो, ठीक है। तो आर्ग्यूएबली नो सोसाइटी विल एवर रीच टोटल इक्वालिटी इन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। कोई सोसाइटी में हर किसी को लर्निंग आउटकम्स हर एक इंडिविजुअल में आ जाए, अच्छा रिजल्ट आ जाए, ये तो नहीं हो सकता। डैश इन लर्निंग आउटकम्स में डिपेंड ऑन इंडिविजुअल, ओके, तब क्या हो गया, डिफरेंसेस लिखना है या डिफरेंस लिखना है, सिंगुलर लिखना है या प्लूरल लिखना है, क्योंकि मैं डिपेंड, अलग अलग लोगों के लर्निंग आउटकम्स की बात हो रही है, तो डिफरेंसेस होना चाहिए, पढ़ के देखता है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं, डिफरेंस या डिफरेंसेस, डैश इन लर्निंग आउटकम्स में डिपेंड ऑन इंडिविजुअल ability and motivation as well as the type of background one comes from and the types of resources one has to access to। यहां पर मैं डिफरेंस सिंगुलर चाहिए या प्लूरल चाहिए, अलग अलग इंडिविजुअल की डिफरेंस बात कर रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो विभिन्नताएं, प्लूरल चाहिए, डिफरेंसेस। सो डिफरेंसेस इन लर्निंग आउटकम्स may depend on
individual ability and motivation as well as the type of background one comes from and the types of resources one has access to. तो इसमें डिफरेंसेस ही आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा पूरा 120 क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें अगर आपने 60 भी सही करके आया और एक्यूरेसी आपकी सही है, सर एक्यूरेसी बहुत फर्स्ट क्लास है, अबाउट 95 है, ठीक है, और 60 क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो सिलेक्शन पक्का, कम से कम इंग्लिश की तरफ से, क्योंकि पेपर अच्छा खासा टफ है, क्योंकि वोकैबुलरी खूब मांगा है और सेंटेंसेस भी ऐसे कि भाई हर सेंटेंस को समझ के ही किया जा सकता है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। आपके पास जो भी डाउट हो या किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए और आप आपको लगता है कि मैं विनोद सर के साथ में सहमति नहीं है, तो प्लीज रेज योर क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड आई ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सी यू इन द क्लासेस। हमारे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह को भी ज्वाइन कर लो, बहुत काम के इंफॉर्मेशन वहाँ मिलते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।